चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। और बेटा इसी को बोला जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसी को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट बोला करेंगे। अब इतना लंबा नाम बोलने का फायदा नहीं, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट नाम दे देंगे। ये एनसीईआरटी के क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। और हकीकत ये है कि जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को बेटा हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि तुमको पढ़ने में आसान हो जाए। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ते हैं पार्ट 1, उसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, मोल की डेफिनेशन लेंगे। मोल कहां से आया, मोल किसने दिया, मोल है क्या, मोल की डेफिनेशन लेंगे। और इस मोल की डेफिनेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। मोल की डेफिनेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ये बेटा पहला पार्ट होगा। पार्ट नंबर 2 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका बेटा नाम रखेंगे हम लोग स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन दी है और उस केमिकल रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें जो भी आएंगे न्यूमेरिकल स्टोइकोमेट्री में उसमें कोई केमिकल रिएक्शन दी होगी। तो अगर केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसे हम लोग टॉपिक देंगे स्टोइकोमेट्री। ये दूसरा पार्ट लेंगे। सिस्टमेटिक पढ़ना है ना, आपको पता चला यही नहीं मालूम कि मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कैसे। हालांकि बुक्स में ऐसा नहीं लिखा होगा, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तीसरा बेटा जो पार्ट लेंगे उसका नाम होता है सॉल्यूशन स्टोइकोमेट्री। तीसरा जो पार्ट लेंगे उसका बेटा नाम होता है सॉल्यूशन स्टोइकोमेट्री। और सॉल्यूशन स्टोइकोमेट्री में हम लोग मेनली पढ़ते हैं मोड्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपके पास बेटा कोई सॉल्यूशन है, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो उसके कंसंट्रेशन को कैसे नापा जाता है, इसी में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम कंसंट्रेशन, सब बेटा इसी में आ जाएगा। मोड्स ऑफ कंसंट्रेशन इसी में आता है। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 में बेटा जब हम लोग आएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज आएंगी, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक वेट है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज वेट, ये सब हम लोग इसमें एवरेज एटॉमिक वेट ये सब पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 में। आसान होता है, इसे तुमने क्लास 10 में भी पढ़ रखा थोड़ा बहुत। और फिर 5वां बेटा जो पार्ट लेंगे उसमें हम लोग लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा तो उसमें कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे एलिमेंट का, परसेंटेज कंपोजिशन। और थोड़ा सा अच्छा टॉपिक होता है, उसे बोलते हैं मिक्सचर एनालिसिस। आपको हम कोई मिक्सचर दे देंगे, फिर पूछेंगे इसमें कौन सी चीज कितने परसेंट है, तो मिक्सचर एनालिसिस में आ जाएगा। फिर हम लोग पार्ट नंबर 6 लेंगे, पार्ट नंबर 4 हो गया। फिर ये पार्ट नंबर 5 हो गया। फिर बेटा हम लोग पार्ट नंबर 6 जब पढ़ेंगे इस चैप्टर का, पता होना चाहिए तुम्हें, नहीं हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, उसमें आएगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम बोलते हैं, वो इसमें आएगा पार्ट नंबर 6 में। और बाकी जो कुछ भी बचा मिसलेनियस है ना, मेजरमेंट वगैरह होते हैं कई टाइप के, पार्ट नंबर 7 में। हालांकि कुछ लोग पहले पढ़ा देते हैं हम लोग, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। इसमें मेजरमेंट पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ना, बहुत सारी यूनिट्स होंगी, वो सब इसमें पढ़ लेंगे। मेजरमेंट वाला जो पार्ट होगा वो पढ़ेंगे। आसान है, नहीं पढ़ोगे तब भी तुम्हें आता होगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 10-15 मिनट की बात है। मतलब ये पूरा चैप्टर का हमारा एक लिखा जोखा है। तो सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा आज का यही रहेगा यार, मोल की डेफिनेशन, कि मोल वास्तव में है क्या, आया कहां से। पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो जब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लोग तुम्हें डायरेक्ट मोल बताना स्टार्ट करते थे, इतना नंबर है तो 1 मोल है, लेकिन थोड़ा जान तो लो कैसे कहां से आया, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको हम एक 7 पार्ट में चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, एक एक पढ़ाते जाएंगे। बाई चांस कभी आपका छूट गया, बाई चांस कभी आप नहीं आए, किसी कारण से एब्सेंट हो गए, तो आप मुझे बता सकते हो हमारा पार्ट नंबर 3 छूट गया है, तो हमें समझ में तो आ जाएगा कि तुम्हारा कौन सा पार्ट छूटा हुआ है, तो हम पार्ट नंबर 3 का आपको वीडियो दिखा देंगे।
वीडियो नहीं दिखा देंगे तो सकता है क्लास में बैठा के पढ़ा दें अलग से, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था की जाएगी ना। इसलिए आपको पार्ट वाइज अगर पढ़ रहे होगे, हमारे एक दिन में हमें एक पार्ट पढ़ाया, तुमने सर कहा सर हमारा स्टोकियोमेट्री छूट गया था, तो हम स्टोकियोमेट्री तुम्हें अलग से पढ़ा देंगे। इसलिए फायदा है, हम जब भी कोई केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर के पार्ट कर लेते हैं कि हमको ऐसे, मतलब हमारा लेसन प्लान है, ऐसे ऐसे मुझे पढ़ाना है, तो तुम्हारे लिए भी सुविधा हो जाएगी, हमारे लिए भी सुविधा हो जाएगी। तो बेटा हम पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल की डिफिनीशन से। तो आपकी हेडिंग रहेगी पार्ट नंबर 1, इस चैप्टर का पार्ट 1। लेकिन हम देखो हमारा पूरा 100% बेसिस एनसीईआरटी का रहेगा, मतलब एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक लाइन, कुछ भी लिखा हो सकता है ये भी लिखा हो साइंटिस्ट कब पैदा हुआ, कब वो खत्म हुए, कब उनकी डेथ हुई, कब उनकी बर्थ हुई, ये भी हम पढ़ा देंगे तुम्हें। मेन जो जितने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट होंगे, मतलब एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक लाइन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भी बहुत चीजें पढ़नी है, मतलब एनसीईआरटी को 100% कवर करेंगे और साथ में बहुत सारे अच्छे एग्जाम भी देते हो तुम। अच्छे का मतलब क्या है, जैसे कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें थोड़ा एनसीईआरटी से कम आता है, एम्स से एग्जाम दोगे तो उसमें आपको काम पड़ेगा। तो एनसीईआरटी तो लेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी बताना पड़ेगा, तभी अच्छा रहेगा ना। खैर, तो हम लोग एक काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपको बताने जा रहे हैं, अगर कोई आपके पास सब्सटेंस है, मैटर, पदार्थ हिंदी में बोलते हैं, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपके पास कोई मैटर है, तो यार वो दो तरह के होते हैं। सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर, और एक सब्सटेंस क्या होते हैं? इम्प्योर। क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा। अब एनसीईआरटी में लिखा तो क्यों नहीं बनाएगा, बना सकता है यहां से भी। 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, 2 तरह के मैटर होते हैं, एक प्योर एक इम्प्योर। अब तुम कहोगे इम्प्योर में क्या आता है, प्योर में क्या आता है? प्योर का मतलब जानते हो शुद्ध, उसका मतलब अशुद्ध। प्योर सब्सटेंसेस बेटा जो होते हैं, इनमें 2 चीजें आती हैं। इनमें आता है एलिमेंट, तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता होगा केमिस्ट्री में तब भी आ जाएगा, ये बहुत बेसिक से बताया जा रहा है। और दूसरे बेटा होते हैं यहाँ पर कंपाउंड। दूसरे क्या होते हैं? कंपाउंड। मतलब प्योर सब्सटेंसेस में 2 चीजें आती हैं, एलिमेंट आता है और कंपाउंड आते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस में बेटा अशुद्ध। अब तुमने दाल में चावल मिला दिया, क्या हो गया है? इम्प्योर हो गया। दाल लिया, उसमें तुमने मिट्टी मिला दिया, कंकड़ पत्थर मिला दिया, क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। इसका मतलब ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इससे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर, मिश्रण। इम्प्योर में क्या आएगा? इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए प्योर है। उसमें कोई मिलावट होगी, 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला दोगे तो मिक्सचर बन जाएगा, और क्या है ना। मिक्सचर तो किसी भी रेशियो में बनाया जा सकता है ना, वो मिक्सचर है। ये मिक्सचर में बेटा 2 टाइप का होता है। ये मिक्सचर में 2 टाइप का होता है। एक मिक्सचर को हम लोग बेटा बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, एक मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनस। और एक बेटा मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस। एक मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनस, साथ में लिखते जाना। मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है बेटा, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अच्छा, हो सकता है तुमसे होमोजीनस हेट्रोजीनस को कोई एग्जाम्पल ही पूछ ले, कोई भरोसा नहीं कि हमें कब क्या है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस 2 तरह के मिक्सचर होते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस बेटा जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो पहले बता देते हैं होमोजीनस क्या होता है। देखो, मान लिया आपने, सपोज कर लिया आपने ये वाटर लिया बेटा, वाटर, और वाटर में आपने बाहर से कोई एक्स मटेरियल लाए और इसमें डिजोल्व कर दिया। और ये जो एक्स मटेरियल है पूरे वाटर में एक समान रूप से घुला। ये मटेरियल जो है पूरे वाटर में एक समान रूप से घुल गया। मान लिया आपने चीनी लिया, आपने सुक्रोज लिया, ग्लूकोज लिया और वाटर में डाल दिया। वाटर में डालने के बाद आपने इसको हिला दिया, और हिलाने के बाद ना आपको ग्लूकोज दिख रहा है, मतलब ग्लूकोज का कोई पार्टिकल इसके अंदर दिख नहीं रहा है, तो समझ जाओ कि एक समान रूप से मिक्स हो गया। तो अगर कोई मैटर सॉल्वेंट हुआ ना, वाटर हुआ, इसमें यूनिफॉर्मली क्या हो जाए? डिजॉल्व हो जाए। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से डिजॉल्व हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनस। लिखने वाली बात नहीं है। और पता चला कि आपने क्या किया,
बाहर से मिट्टी लिया, सॉइल लिया, पानी में डाल दिया, तो आपको मिट्टी अलग दिखेगी, वाटर अलग दिखेगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो इसमें डिजोल्व किया गया है वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व ना हो पाए, यूनिफॉर्मली डिजोल्व ना हो पाए तो उससे बेटा क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस बोल देंगे, उसे हेट्रोजीनियस बोल देंगे। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में यही अंतर है। जैसे मान लिया आपसे मैंने कहा आपने एक गिलास पानी लिया और पानी में थोड़ा सा आपने NaCl डाल दिया बेटा, एक गिलास वाटर में आपने NaCl डाल दिया और खूब तेजी से मिला दिया, लेकिन अगर आप 2-4 मिनट के लिए वो पानी रख दो तो होमोजीनियस नहीं होगा, क्योंकि आपको नीचे नमक के पार्टिकल बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो मान लीजिए यही सवाल आ गया, 4 ऑप्शन दे दिया उसने, कहा कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है, और उसने कहा नमक को पानी में डाल दिया, सोल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस नहीं है। हाँ, जिस समय आपने मिलाया 2-3 मिनट देखोगे तो कुछ नहीं लगेगा, तब तो होमोजीनियस लगेगा तुम्हें, लेकिन अगर आप उसे रख दें तो रखने के बाद नमक के पार्टिकल धीमे धीमे जो होते हैं नीचे आके बैठने लगते हैं ना, फिर मिलाना पड़ता है चम्मच से, है कि नहीं? तो इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा है? हेट्रोजीनियस है। और कोई ऐसा मैटर हो, कोई ऐसा मटेरियल हो कि तुमने मिलाया और रख देने के बाद भी वैसे ही बना रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है, हालांकि बहुत बच्चों की बात में बताई जा रही, होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है इसे आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। बहुत सारे फिजिकल मेथड होते हैं ना, उनसे आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हो। एक बार आपने होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया तो आप कोई भी फिजिकल मेथड इस्तेमाल करके आप सॉल्वेंट को और जो घोला सॉल्यूट को अलग नहीं कर पाओगे, लेकिन हेट्रोजीनियस में तो अलग कर सकते हो। घर में रोज ही काम होता है, घर में रोज ही काम होता है, अनाज होते हैं बहुत सारे, दाल चावल में उसमें कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, तो जाहिर सी बात मम्मी जब खाना बनाती है तो उसको सब निकालती है, वो फिजिकल मेथड ही तो है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट, लेकिन ये लिखने वाली बात नहीं है, आगे काम पड़ेगा तो बता के लिखा देंगे, अभी कोई काम हमने इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आपको मतलब आना चाहिए, होमोजेनियस मतलब एक समान मिश्रण, और हेट्रोजेनियस मतलब होता है यूनिफॉर्मली ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो। खैर हमारा मतलब ज्यादा, हमको इससे ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, हमें इस चैप्टर में मिक्सचर से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, हमें ज्यादा मतलब एलिमेंट और कंपाउंड से रहेगा। एलिमेंट जानते हो, हाई स्कूल से पढ़ रहे हो, प्योर सब्सटेंस बेटा 2 टाइप की हुए, एक हुए एलिमेंट और एक हुए कंपाउंड। एलिमेंट की बेटा बेसिक यूनिट, मतलब ये किससे मिलके बना होता है, वो होते हैं एटम्स। एलिमेंट की बेसिक यूनिट क्या होती है? एटम्स। अब तुम कहोगे कंपाउंड, जब 2 या 2 से ज्यादा, जब 2 या 2 से, अच्छा आप एलिमेंट भी कह सकते हो, चाहो तो मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, एलिमेंट भी कह सकते हो, और इसे चाहो तो हम एक चीज और बोल सकते हैं, इसी एलिमेंट से हम ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं लिखते, ऑब्लिक करके लिख दे रहे हैं मॉलिक्यूल। तुमको बहुत छोटे छोटे डिफरेंस नहीं मालूम है, अब तुम कहोगे मॉलिक्यूल क्या है, फिर कहोगे मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, बाद में कहोगे मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, अभी बताते हैं। एलिमेंट की बेटा बेसिक यूनिट क्या हुई? एटम्स। मतलब एलिमेंट किससे बनकर बना होता है? एटम से छोटी चीज नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? एटम से छोटी कोई चीज दुनिया में संभव नहीं है, ये कहा था डाल्टन साहब ने। किसने कहा था? ये डाल्टन साहब ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? परमाणु, एटम होता है। इसके अंदर हम और डिवाइड नहीं, इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ये एटम है। तो एलिमेंट की बेसिक यूनिट क्या हुई? एटम हुई। अब तुम कहोगे मॉलिक्यूल की बेसिक यूनिट क्या होगी? वो भी क्या होगी? एटम होगी। एलिमेंट की बेसिक यूनिट भी क्या है? एटम है, और मॉलिक्यूल की बेसिक यूनिट भी क्या है? एटम है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस समझो, अगर हम सेम टाइप के एटम आपस में मिला दें, क्या करते हैं? अगर हम सेम टाइप के एटम आपस में मिला दें तो वास्तव में मॉलिक्यूल टर्म इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बाद में ये भी बोला गया कि डिफरेंट टाइप वाले ले लो। हमने क्या बोला? जैसे हमने कहा ये लिखा है नाइट्रोजन, एलिमेंट है। हमने कहा ये लिखा है N2, तो ये भी एलिमेंट है। अगर हमने N2, आप कंपाउंड नहीं बोल सकते हो। अगर लिखा नाइट्रोजन तो क्या है? एलिमेंट। हमने लिख दिया N2, तो ये भी एलिमेंट है, लेकिन इसकी यूनिट क्या बोली जाएगी? एटम। और इसकी यूनिट क्या बोली जाएगी? मॉलिक्यूल।
इसकी यूनिट क्या बोलेंगे? मान लिया हमने ये लिखा है ऑक्सीजन, और ये बेटा लिख दिया हमने O2, ये लिख दिया हमने O3। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन ये इस एलिमेंट की बेसिक यूनिट क्या है? एटम है, और इन दोनों की बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होगा? एटम से मिलके बना होगा। तो जब सेम टाइप के एटम आपस में जुड़ेंगे तो उसी एलिमेंट का क्या बन सकता है? मॉलिक्यूल। जब सेम टाइप के एटम आपस में जुड़ेंगे तो उसी एलिमेंट का क्या बन सकता है? मॉलिक्यूल। ऐसे हमने O2 कहा, तो O2 को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। O2 नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन बोलेंगे। अब ऑक्सीजन एलिमेंट है, वो O के फॉर्म में भी हो सकता है, O2 के फॉर्म में भी हो सकता है, O3 के फॉर्म में भी हो सकता है। O के फॉर्म में है तो उसकी यूनिट एटम बोल देंगे, और O2 और O3 के फॉर्म में है तो उसकी बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल बोल देंगे। लेकिन हमने एटम सेम टाइप के लिए हैं। कंपाउंड कब बोलते हैं मालूम है? कंपाउंड तब बोलते हैं जब डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कंबाइन करें। पता चला आपने कार्बन ले लिया बेटा, और ये आपने ऑक्सीजन ले लिया, बना दिया CO2, तो ये अब ये कंपाउंड है। हालांकि आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? मॉलिक्यूल का मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाएं। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप के एटम जुड़े आपस में तो उसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हो और एलिमेंट भी कह सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एटम जुड़े, क्या समझ रहे हो? अगर डिफरेंट टाइप के एटम जुड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। हालांकि मॉलिक्यूल भी है, ये मॉलिक्यूल भी, लेकिन क्या इसको एलिमेंट कह सकते हो? अबे CO2 को क्या एलिमेंट कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि डिफरेंट टाइप के एटम है। एलिमेंट वर्ड तब इस्तेमाल होगा जब एटम सेम टाइप के हो। ये तो कंपाउंड हो गया ना। हमने डिफरेंट एलिमेंट ले लिया तो कंपाउंड है। इसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब है एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है और कंपाउंड भी किसके फॉर्म में हो सकता है? मॉलिक्यूल। इसे आप चाहो तो मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, ये मॉलिक्यूल भी। लेकिन इस मॉलिक्यूल, इधर वाले मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। इधर वाले जो मॉलिक्यूल बने थे उनमें एटम सारे एक जैसे थे, इधर जो मॉलिक्यूल बना उसके एटम्स क्या हैं? डिफरेंट है। इसलिए हम लोग एक आम बात बोल देते हैं कि अगर एक, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जोड़ दिए जाएं तो क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। मान लिया हमने क्या लिखा बेटा? हमने 6 कार्बन लिए, 12 हाइड्रोजन ले लिए, और हमने 6 बेटा ऑक्सीजन ले लिए, मिला के बना दिया ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। इसी बात, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम मिला के कोई चीज बनाएगी तो उसे कंपाउंड बोलेंगे, और चाहे तो उसे हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम डिफरेंट है। मतलब ये एनसीईआरटी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है चैप्टर की। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। प्योर सब्सटेंस की यूनिट एलिमेंट या मॉलिक्यूल, और दूसरा कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस किससे मिलके बनते हैं? एलिमेंट से या मॉलिक्यूल से। और दूसरे किससे बनते हैं? कंपाउंड से बनते हैं। एलिमेंट की बेसिक यूनिट क्या है? एटम्स। एटम अगर सेम टाइप के मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल भी बन सकता है, और डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल जाएंगे तो कंपाउंड भी बन सकता है। डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल जाएंगे तो कंपाउंड भी बन सकता है। ये बेटा बहुत सिंपल बात है, इतना याद रखना पड़ेगा। हालांकि इससे कभी ज्यादा सवाल आया नहीं है, इससे कभी ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं, हो सकता कभी आए भी ना, लेकिन फिर भी आपको आना सब चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें हर चीज आपको आनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है? मतलब एलिमेंट की बेसिक यूनिट क्या हो गई? एटम। एटम को फर्दर आप डिवाइड, एटम्स को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, एक साइंटिस्ट है बेटा डाल्टन, नाम सुना होगा आपने, डाल्टन। उसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दिया था, और ये आज की बात नहीं बेटा, आज की बात नहीं, ये 1776 से 1884 के बाद की बात। मतलब ये इनकी बर्थ है, ये इनकी डेथ है। काफी लंबा जीवित रहे, इसका मतलब है 1776 और 1884 बहुत बड़ी, काफी लंबा जिए होंगे डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या किया यार? एक कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि सबसे पहली बात एटम के बारे में डाल्टन ने बताना समझ लो स्टार्ट किया। और आज से 2000 साल पहले, 2200 साल पहले एक फिलोसोफर हुआ करता था, उसका नाम था डेमोक्राइटस। शायद कभी हिस्ट्री पढ़े हो।
400 BC। अब अभी सन 2019 चल रहा है, इसमें 400 और जोड़ लो, 2400 साल पहले की बात हो रही। 2500 साल, जब 2500 साल पहले की बात हो रही, डेमोक्राटस एक हुआ था फिलासफर, इसने थोड़ा बहुत कुछ बोलना स्टार्ट किया था कि ऐसा कुछ होता होगा। फिर इसके समझ लो 2200 साल बाद डाल्टन ने कुछ बोला, तो डाल्टन ने क्या बोला उसका नाम पड़ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम पड़ गया बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हाई स्कूल में भी, क्लास 10th में भी पढ़ाई जाती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और यही सवाल आ जाए, अच्छा एग्जाम में कैसे आएगा, तो मैं 4 ऑप्शन बना के दे देगा ABCD, कहेगा डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट है कौन सा नहीं है। 4 स्टेटमेंट में बना के देंगे, कहेंगे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट नहीं है। तो मालूम तो होना चाहिए डाल्टन ने क्या क्या बोला यार। बता देता हूँ, क्लास 10 लेवल की बात है लेकिन बता रहा हूँ तुम्हें। पहला पॉइंट, डाल्टन ने बेटा पहले बोला कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? एटम से। जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किससे मिलके बने? एटम से बने। और उसने कहा एक टाइप के एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। अब मान लिया हमने कहा कार्बन लिया, अब तुमने भाई ये तो एलिमेंट हो गया, इसके अंदर एटम होंगे। आपने इसके 1000, चलो मान लिया आपने इसके 10-12 एटम लिए, क्या सारे एटम अलग अलग होंगे क्या? जैसा कार्बन का एक एटम होगा वैसे कार्बन का दूसरा होगा, वैसे कार्बन का तीसरा होगा। तो उसने कहा किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं सब सेम टाइप के होते हैं। अगर हम एक के बारे में प्रॉपर्टी बता दें तो दूसरे के बारे में वही तुम सोचोगे। हमने कहा आयरन है, आयरन के अंदर हजारों करोड़ों एटम्स होंगे, ये तो एलिमेंट है ना, इसके अंदर एटम होंगे और सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक जैसे। उसने कहा किसी एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं और सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज भी एक ही जैसी होती हैं। हाँ, अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा, तो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तुमने कहा सर कार्बन का एटम है और तुमने कहा ये आयरन का एटम है, तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज। अगर एलिमेंट डिफरेंट टाइप के होंगे तो एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट। अब एलिमेंट अगर एक ही लिया तो उसके एटम जितने भी होंगे सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट, एटम इज स्मॉलेस्ट, एटम इज स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है? जिससे आप फर्दर डिवाइड ना कर सको, इंडिविजुअल से डिवाइड ना कर सको। एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एलिमेंट। और ये तो जानते हो सब, ये ग्रीक लोग थे ना, तो इसने जानते हो ऐसे इंडिविजुअल के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया था, इंडिविजुअल के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया था, आटोमियो। आटोमियो का मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। इसने जो बोला था वर्ड वो आटोमियो था। मान लिया यही सवाल आ गया, आटोमियो वर्ड किसने बोला? डाल्टन ने। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अपने मन से कुछ नहीं बताता है, किताबों में लिखा वही बता रहे हैं। हम क्या इनके रिश्तेदार है कोई? क्या जो मैंने पढ़ा वही तुमको बता देता हूँ। आटोमियो एनसीईआरटी में लिखता है, पढ़ लेना घर जाके आज। मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, ये इसने पहली बार कहा। और उसने कहा कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम टाइप के होते हैं। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑफ सेम टाइप। एक एलिमेंट के बेटा सभी एटम जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। मतलब सेम टाइप का मतलब प्रॉपर्टीज भी सबकी सेम होती है। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके आइटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी। फिर उसने कहा जब उसने कहा डिफरेंट टाइप के आइटम्स कंबाइन करते हैं, अरे इसकी कमी भी है। डाल्टन ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, उसने कहा था कि सेम टाइप के आइटम आपस में कंबाइन नहीं करते हैं। केवीएन से आइटम लिखा हुआ, पढ़ लेना। उसने कहा ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करता है। बाद में हालांकि उसमें चेंजेस हुए, इन्होंने यही कहा था कि सेम टाइप के आइटम आपस में कंबाइन नहीं करते। एनसीईआरटी लिखता है, उसने कहा नाइट्रोजन आपस में कंबाइन नहीं करेगा, लेकिन डिफरेंट टाइप के आइटम आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या होगा? डिफरेंट आइटम्स combines to form compound, या मॉलिक्यूल कह सकते हो। उसने कहा डिफरेंट टाइप के आइटम से आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और उसने कहा सेम टाइप के आइटम कंबाइन ही नहीं करते। कमी थी उसकी।
बहुत बेसिक बात है ना ये तो। डिफरेंट आइटम कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के आइटम जब आपस में कंबाइन करेंगे। अब इसने चौथा पॉइंट जो बोला बड़ा बहुत जबरदस्त था। उसने कहा आइटम्स को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना आइटम्स को पैदा किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। आइटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो इन्हें आप पैदा कर सकते हो, ना इन्हें आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो लोगों ने कहा फिर केमिकल रिएक्शन कैसी होती है? तो उसने कहा केमिकल रिएक्शन में आइटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसने कहा आइटम कभी नष्ट नहीं हो सकता, ना पैदा हो सकता नया आइटम। तो लोगों ने कहा फिर, तो उसने कहा केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे मतलब आप सबने कहा, अब तुमने कहा ये लिखा हमने कार्बन, हमने ये लिखा बेटा ऑक्सीजन, और कार्बन ऑक्सीजन से मिला के हमने बना दिया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जाहिर सी बात होती लिखते हैं या तो लिख सकते हो। अब मुझे बताओ इसमें क्या कुछ एटम कोई डिस्ट्रॉय हुआ है? कार्बन यहाँ अकेला था, यहाँ किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अकेला था, यहाँ किसके साथ है? कार्बन के साथ है। तो क्या कोई आइटम गायब हुआ? क्या कोई आइटम डिस्ट्रॉय हुआ? तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स का बेटा क्या होता है? रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है या रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो वर्ड इसने इस्तेमाल किया था। केमिकल रिएक्शन में कोई आइटम गायब नहीं होता है, कोई आइटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कोई आइटम क्रिएट नहीं होता है। बस आइटम जो है कभी एक के साथ है, कभी दूसरे के साथ चला गया। और तुम्हें मान लिया आज यहाँ बैठो, कर सकते हो उसके साथ बैठ जाओ। तो ये क्या है? रीअरेंजमेंट है। क्लास के अंदर ही तो हो, खाली रीअरेंजमेंट है, बस यही होता है। इसमें तो एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे, इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन के लिए आरएक्शन लिख लिया करो। इन केमिकल रिएक्शंस रीऑर्गेनाइजेशन, रीअरेंजमेंट बोल लोगे तब भी कोई बात नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। एटम्स का बेटा रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब रीअरेंजमेंट होता है। ये डाल्टन का कहा हुआ स्टेटमेंट है। यही बात है। कई बार पूछता है डाल्टन की कमियां की, तो उसे बाद में बता देंगे। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब एक्सप्लेन कैसे भी करते हैं, आज से कितने साल पहले की तो बात है। उस समय साइंस इतनी डेवलप थोड़ी थी, ये लोग बता रहे थे, बड़ी बात है। इतने भी पॉइंट बता दिए, इसमें कोई छोटी मोटी बात थोड़ी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस समय साइंस इतनी डेवलप तो थी नहीं, ना माइक्रोस्कोप था, ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, ना स्पेक्ट्रोस्कोप था। कोई ऐसी चीजें तो थी नहीं कि आदमी बता देता। लेकिन फिर भी इसने बताया, आज तक सही है। आइटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, याद रखना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब ये समझ लो इस चैप्टर का बेसिक पार्ट था। अभी एवोगैड्रो की एंट्री नहीं हुई है। अभी बेटा एवोगैड्रो की एंट्री तो हुई नहीं है, अब होने जा रही है। ठीक है ना? एवोगैड्रो क्या है बताते हैं। एवोगैड्रो एक नाम ले रहा हूं बेटा मैं, एवोगैड्रो, हालांकि इनका पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम याद भी कोई नहीं कर पाता है। पूरा नाम लिखेंगे तो आधा पेज भर जाएगा तुम्हारा। इधर लिखता हूं, अच्छा मजाक में लिख रहा हूं केवल मैं। इनका पूरा नाम है लॉरेंजो रोमैनो ठीक है, एमिडियो कार्लो एवोगैड्रो डी कोरेका एडी कैरेटो। ये एवोगैड्रो का नाम है, पहली बार सुने होंगे। एनसीईआरटी में लिखा, पढ़ लेना। इनकी फोटो बनी है और फोटो के नीचे यही नाम लिखा, घर जाके पढ़ लेना। तो ये इनका नाम है। हम लोग खाली कितना बोलते हैं? एमिडियो एवोगैड्रो बोलते हैं। अब इसके इनके नाम में पूरा खानदान शामिल होगा, जहाँ रहते होंगे उसका भी नाम होगा, हो सकता है बाप दादों का भी नाम हो। ये एवोगैड्रो का पूरा नाम है, लेकिन नाम में तो कुछ रखा नहीं यार। खाली एवोगैड्रो बोल लेंगे तब भी हमारा काम चलेगा। एमिडियो एवोगैड्रो ज्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन ये पूरा नाम यही है। एनसीईआरटी में तो है, इनकी फोटो के नीचे ये नाम लिखा मिल जाएगा। जो मैंने लिखा बिल्कुल यही लिखा होगा। खैर, अब यार एवोगैड्रो ने एक बात बताई थी। एवोगैड्रो ने एक बात बताई थी, अगर आप गैसेस लें, कोई भी गैस लो, और उस गैसेस का आप इक्वल वॉल्यूम लो,
क्या लीजिए बेटा, गैसेस का आप इक्वल वॉल्यूम लो। मान लिया आपने 2 लीटर ऑक्सीजन लिया और 2 लीटर आपने हाइड्रोजन लिया, तो उसने कहा अगर हम गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। उसने कहा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे या सेम टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस का अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एवोगैड्रो ने कहा था। एवोगैड्रो ने वो जो नंबर पढ़ते वो नहीं खोजा था। कई भाई लोग कंफ्यूज होते हैं, नाम सुने होगा ना 6.02 × 10⁻23। इस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर इन्होंने नहीं दिया था, ये मत सोचो कि एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया था। इनके सम्मान में इस नंबर का नाम रखा गया था। इस नंबर का नाम क्या रखा गया था, एवोगैड्रो नंबर, इनके रेस्पेक्ट में। इन्होंने दिया थोड़ी था। बहुत लोग यही नहीं जानते कि ये नंबर कहां से आई, बाद में बात करते हैं। तो इसका मतलब है एवोगैड्रो का जो कॉन्सेप्ट मेन था वो ये था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, लिख लेंगे हालांकि तुम्हें मालूम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर बेटा सेम रखना होता है, थोड़ी चेंज कर दोगे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बेटा एवोगैड्रो का मेन थ्योरी थी, मेन स्टेटमेंट इनका यही था। मेन स्टेटमेंट इनका यही था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। एवोगैड्रो का मेन काम ये था। एवोगैड्रो नंबर इनकी दी हुई नहीं है, वो कहां से आई वो बाद में बताते हैं तुम्हें, ठीक है ना। ठीक, आप सुनो बेटा जरा। अब आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, एटॉमिक वेट किसे कहते हैं? कभी नाम सुना कभी? अब एटॉमिक वेट, अब एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है, इतना जो जानते ही हो। हमारे ऑक्सीजन लिखा, यहाँ आपने लिखा 16, यहाँ लिखा आपने 8, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हालांकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का नंबर होता है। और ये क्या है? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास है। कई बार आपसे यही पूछ लेगा एटॉमिक वेट है क्या, और एटॉमिक वेट की यूनिट क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती है। एटॉमिक वेट की कोई यूनिट होती नहीं है। तुम कहोगे हमने तो पढ़ा किताब में AMU लिखा होता है, फलाना धमाका लिखा होता है। एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं होती। एटॉमिक वेट इज यूनिटलेस। क्यों एटॉमिक वेट यूनिटलेस होता है? इसकी डेफिनेशन बता दें। मास ऑफ वन एटम, अब यहां से चैप्टर प्रॉपर्ली स्टार्ट हो गया। मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मान ले लो, कोई भी एलिमेंट लो आप, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास ले लो बेटा, जो तुमको खूबसूरत ले सकते हो। किसी एक एटम का आपने मास ले लिया, ग्राम में या किलोग्राम में, ग्राम में ले लो अच्छा रहेगा, और डिवाइडेड बाय बेटा क्या कर दिया, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। मास 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। और कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिया जाता है, ऐसा वाला C12। उसने कहा एक एटम का मास लो और उसको बेटा डिवाइड किससे कर दो, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास लिया और उसका एक बेटा 12 कर दिया, उससे डिवाइड कर दो, जो आएगा वो क्या आएगा, एटॉमिक वेट आएगा। अब मुझे बताओ यूनिट कहां से आ गई? एक एटम का मास किस में लोगे? मान लिया आपने ग्राम में लिया, ये भी तो मास है। अब ये भी तो मास है, एक कार्बन एटम का मास लिया, उसका एक बटे 12 कर दिया। ये भी मान लिया आपने ग्राम में ले लिया, ग्राम और ग्राम तो कैंसिल हो गए, कहां से यूनिट आ गई? तुमने कहा था हम किलोग्राम में लेंगे तो नीचे भी किलोग्राम रहेगा, ऊपर भी किलोग्राम नीचे भी किलोग्राम, कुछ यूनिट आई? नो यूनिट। लिखो, एटॉमिक वेट हैज नो यूनिट। एटॉमिक वेट हैज नो यूनिट। एटॉमिक वेट की बेटा कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये रेशियो है। ये एक एटम का मास और एक कार्बन एटम के मास का 1/12 मास का रेशियो है, तो कहां से यूनिट आ गई? अब एक नई बात, ये जो बेटा मैंने लिखा है, एक कार्बन एटम का मास का 1/12 लिया, इसी को साइंटिस्ट लोगों ने नाम रखा AMU। क्या नाम रखा? AMU। इसको बोलते हैं एटॉमिक
मास यूनिट, मतलब 1 AMU की तुम्हें डेफिनेशन भी यही निकल के आ गई। मुझे पूछे व्हाट इज 1 AMU, तो एक कार्बन एटम का मास लेंगे, कार्बन 12 वाला आइसोटोप लेंगे, एक कार्बन एटम का मास लेंगे, उसका 1/12 कर देंगे, जो आएगा वही बेटा 1 AMU कहलाएगा। इसका मतलब 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम को AMU कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अगर बेटा हम चाहें तो इस पूरी जगह पर 1 AMU भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एटॉमिक वेट, WT का मतलब एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU, या खाली AMU लिख दो। ये जो लिखा हुआ था 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि AMU की डेफिनेशन है ना, AMU लिख दिया। अब मुझे बताओ एटॉमिक वेट की तो कोई यूनिट है नहीं, इसका मतलब इसको किस में नापते हैं, ग्राम में, इसको भी किस में नापेंगे, ग्राम में, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, यूनिट कोई नहीं आई। लेकिन हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट इनटू AMU। कितनी बड़ी बात आ गई। अगर एक एटम का मास निकालोगे तो एटॉमिक वेट जो भी होगा उसको AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यूनिट मिल गई ग्राम। अब एक एटम का मास तो ग्राम में नापोगे, और ग्राम कहां से आया मालूम है, एटॉमिक वेट की तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन AMU की यूनिट तो है, क्या, ग्राम। AMU को ग्राम में नापते बताएंगे भाई, तो लिख दिया मैंने, ग्राम आ गए। अब मान लिया आपसे सवाल आ गया एक एटम का मास कितना होता है, तो तुम तुरंत क्या लिखोगे, एटॉमिक वेट और AMU से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस पर भी भाई लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मतलब इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। एटॉमिक वेट को AMU से मल्टीप्लाई करो, तुरंत एक एटम का मास आ जाएगा, तुरंत एक एटम का मास आता है, याद रखना। अब सुनो जरा, AMU के कई सारे नाम और भी बेटा होते हैं। AMU का एक नाम तो यही है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU को U से भी दिखाते हैं, AMU को कैपिटल D से भी दिखाते हैं। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब होता है बेटा यूनिफाइड मास। क्या बेटा बोलते हैं इसे, आजकल यही चलता है, ज्यादातर किताब वाले U लिख देते हैं, यूनिफाइड मास है। AMU की जगह U भी लिख सकते हैं। और D का मतलब है बेटा यहाँ डाल्टन, और चाहो तो इसे एस्टन भी लिख सकते हैं, एस्टन। इसका मतलब ये 4 नाम हुए, और चारों एक ही बात है। चाहे हम 1 AMU बोले, चाहे हम 1 यूनिफाइड मास बोले, चाहे हम 1 डाल्टन बोले, और चाहे हम 1 एस्टन बोले, साइंटिस्ट का नाम है एस्टन, सब एक ही बात है। आना तो को सब चाहिए तुम्हें यार, तभी केमिस्ट्री अच्छी हो पाएगी। बहुत बेसिक से पढ़ोगे, बहुत हाई लेवल तक जाओगे, तब तुम्हारे नंबर फुल आएंगे। जितने मार्क्स का पेपर होता है पूरे नंबर आने चाहिए। 45 क्वेश्चन आते हैं तो 45 सही होने चाहिए। 30 क्वेश्चन AIEEE मारे हैं तो 30 सही होने चाहिए, और हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 AMU का मतलब 1 यूनिफाइड मास या 1 डाल्टन और 1 एस्टन। और आपको बता दें 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, मैं लिखने जा रहा हूँ 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ये बेटा 1 AMU की वैल्यू भी लिख दिया मैंने साथ में। 1 AMU is nothing but 1.66 into 10 to power -24 ग्राम। किलोग्राम में करोगे तो 127 कर देना। एक AMU में इतना मास होता है, तो जहां कहीं भी हम 1 AMU लिखेंगे, याद रखना, जहां कहीं भी हम 1 AMU लिखेंगे उसका मतलब तुम यही समझोगे ग्राम में। अगर 1 AMU की वैल्यू रखनी हो ग्राम में तो इतना रखना, 1.66 into 10 to power -24 ग्राम, ये 1 AMU की वैल्यू है। तो जैसे बेटा मास ऑफ 1 एटम होता है, वैसे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं हम। ये नीचे लिख देते हैं, फिर ऊपर लिख देते हैं। जैसे बेटा एटॉमिक मास होता है, वैसे क्या होता होगा, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा यार, अबे मॉलिक्यूल का होगा, और क्या यार, मॉलिक्यूलर वेट बोल लो। एटॉमिक वेट किसका, एटम का। मॉलिक्यूलर वेट किसका, मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन क्या, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। यहां लिखेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और डिवाइडेड बाय वही लिखेंगे 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अगर उसकी जगह चाहे तो हम 1 AMU लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। एक एटम का मास पूछा,
तो एटॉमिक वेट इंटू एमयू। और अगर बाई चांस हम एक मॉलिक्यूल का मास बेटा पूछ दें, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिख दें, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिख दें, तो जानते हो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू एमयू। एक मॉलिक्यूल का वेट है, लेकिन यार एक मॉलिक्यूल का मास पूछे तो मॉलिक्यूलर मास को एमयू में लिख दो, और एक एटम का मास पूछे तो एटॉमिक वेट को एमयू में लिख दिया करो, बस इतना करना होता तुम्हें। इस पे भी सवाल आता है, बड़े बड़े एग्जाम में आता है, आईआईटी और एम्स एग्जाम होते हैं, इनमें भी ऐसे सवाल आते हैं बेटा। एक मॉलिक्यूल मास का फार्मूला मॉलिक्यूलर मास इन एमयू, और एक एटम का मास का फार्मूला एटॉमिक वेट इनटू एमयू। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं, ये वैसे एम्स का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल भी आते हैं हंसी मजाक वाले। उसने कहा, हालांकि कई लोग ये भी गलत कराते हैं, उसने कहा व्हाट विल बी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, हमको चेंज नहीं करेंगे सवाल में, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C60H122। उसने कहा C60H122 एक मॉलिक्यूल है, और उसने कहा इसके एक मॉलिक्यूल का मास निकालो। सामने लिखा है यार, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एमयू। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो यार, एक कार्बन का 12, 60 कार्बन का कितना हो जाएगा 720, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 122 का तो 122 हो जाएगा। ये आ गया 842। इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना आया बेटा, जोड़ लो, कार्बन का 12 होता तो 60 कार्बन का 720 हो गया, और 122 जोड़ लिया, 842 हो गया 842। अब उसने कहा था एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, खत्म सवाल। मन में सोच के भी कर सकते थे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा 842 इंटू एमयू, और एमयू की वैल्यू क्या है 1.66 इंटू 10 टू पावर, बस ये आंसर है। कितना समय लगा, 10 सेकेंड 5 सेकेंड। मैंने एग्जाम का नाम भी लिख दिया, घर जाके चेक कर लेना एक बार, इंजीनियरिंग वाले भी कई बार पूछ चुके हैं, सब लेकिन तो एक एग्जाम का नाम लिख दिया मैंने। उसने कहा इस मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास बताना है, तो फॉर्मूला लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट एमयू। अब मान लो आपसे ऐसे पूछे कि एक सोडियम एटम का मास बताओ, लिखना मत तुम। उसने कहा ये सोडियम एटम, एटॉमिक वेट 23 होता है, उसने कहा एक सोडियम एटम का मास बताओ, तो 23 इंटू एमयू, ये आंसर है। उसने कहा एक कार्बन एटम का मास बताओ, तो कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12 इंटू एमयू। उसने कहा CO2 मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 आ गए एमयू। तो मन में सोच के कर सकते हो, इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास का फॉर्मूला बता दिया और एक एटम का मास का फॉर्मूला बता दिया। याद रखना इस सवाल आ चुके हैं। अब आगे कुछ और जानकारी धीमे धीमे लेवल बढ़ता जाएगा। एमयू का मतलब क्या हुआ बेटा, एक कार्बन एटम के मास का हमने कितना लिया 1/12 मास। एक कार्बन एटम का मास का अगर 1/12 कर देंगे, 1/12 कर देंगे, तो वो 1 एमयू कहलाता है। ठीक है, एक बात तुम्हें और बेटा बता दें, अगर आपने यहां लिख दिया 1/mu, क्या लिख दिया आपने 1/mu, तो देख लेते हैं करके। 1 लिखा, एमयू की वैल्यू क्या है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 है। इसको सॉल्व कर ले तो जानते हो क्या आएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ये नंबर आएगा। करके देख लेना चाहो तो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, 6.023 होता है, लेकिन हम लोग 6.2 लिख देते हैं, 6.02 लिख देते हैं, तो ये 10 टू पावर 23। और इसी को बाद में नाम दिया गया था एवोगैड्रो नंबर। अब इतना तो मालूम है ना, इसी को नाम क्या दिया गया एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर का सिंबल बेटा क्या होता है, चाहे लिखो Na और चाहे लिखा करो N0। इसका मतलब अगर हम 1/mu करें तो यहां पे जो नंबर आएगी वो क्या आएगी एवोगैड्रो नंबर आएगी। 1/mu को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं बेटा। मतलब जो संख्या है उसे नाम दिया गया, नाम किसने दिया बाद में बताते हैं अभी। 1/mu को बेटा एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अभी मोल पे आए नहीं हम, अरे मोल शब्द पे तो आ ही नहीं पाए। अच्छा, हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा
अगर हम 1 AMU को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, विश्वास हो घर पे करके देख लेना। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और ये 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। 0.999 आएगा, उसका मतलब 1 होता है। कुछ पॉइंट दिमाग में रखने पड़ते हैं। अगर आपने AMU को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आए, लिखा तो है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 ही तो आएगा। तो कभी भी हम अगर AMU को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते तो 1 लिख देना उसकी जगह, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से सब धीमे धीमे अच्छा हो जाता है। अब जरा सुनो, ठीक है, जैसे मैंने अभी बता लिखा था, मैंने मास ऑफ 1 एटम, ये मॉलिक्यूल भी तुम मत लिखना। हमने यहाँ क्या लिखा था? एटॉमिक वेट डिवाइड, यहाँ क्या लिखा था? AMU लिखा था। अब यही तो लिखा था। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे। एक एटम का मास का फॉर्मूला ये भी तो निकल आया, एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अच्छा बताओ, ऊपर 1 को मान सकते हो ना? तो ये 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा? AMU। बात तो वही पड़ी। अगर हम 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट इंटू, तो चाहे हम एटॉमिक वेट इंटू AMU लिखें और चाहे एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर लिखें, बात एक ही है, क्योंकि 1 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो AMU तो आएगा। कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मास ऑफ 1 एटम का फार्मूला एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। ये भी सही है, और चाहो तो तुम ऐसे लिखो एटॉमिक वेट इन AMU, और चाहे ऐसे लिखो एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात वही, आंसर वही आएगा, क्योंकि 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर करोगे तो AMU आ जाएगा। इसलिए घबराया मत करो। तो एक एटम के मास का फार्मूला निकाल दिया मैंने, एक मॉलिक्यूल के मास का फार्मूला बता दिया मैंने। अब ऐसा कोई सवाल आएगा तो तुम कर ले जाना। अब बेटा मोल की डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना, नाम सुने हो कभी ना? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फलाना ढमाका, कैंडला मंडला, एम्पियर, एम्पियर, सुने होंगे सभी। कितनी बेसिक यूनिट होती है फंडामेंटल फिजिक्स में? 6 थी पहले। कौन सी 7वीं है? 7वीं कौन सी? फंडामेंटल यूनिट होती। मोल भी तो फंडामेंटल यूनिट है, यही 7वीं यूनिट है फंडामेंटल। बाकी तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड वो सब जानते हो तुम। मोल जो बेटा 1971 में मोल को, अगर कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, तो उसका जो अमाउंट होता है ना, उसकी बेसिक यूनिट क्या मानी गई? मोल। कब? 1971 में मोल को 7वीं बेसिक यूनिट मानी गई। किसके लिए? अगर कोई सब्सटेंस है उसको नापने के लिए, अमाउंट को नापने के लिए 1971 में मोल को जो है बेसिक यूनिट माना गया। ये भी NCERT में लिखा हुआ है। लिखा बेटा सब कुछ है, तुम पढ़ो ना पढ़ो अलग बात है, हर बात लिखिए। पूछ भी सकता मोल को कब एक्सेप्ट किया गया बेसिक यूनिट की तरह? 1971 में। ये भी सवाल आ सकता है, क्या भरोसा है। फिलहाल मोल की पहले डेफिनेशन तो ले लें बेटा। हम अब मोल पे आते हैं। मोल स्टार्टिंग में ही मोल बताना स्टार्ट कर देते हैं। हमने थोड़ा पहले कहानी वानी बता दी तुम्हें, अब मोल पे आते हैं। मोल है क्या? ठीक है, मोल टर्म किसने दिया था वो भी बता देंगे बाद में भी। मोल टर्म एक्चुअली इससे आया है। एक टर्म होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, MOLEKUL। ये शब्द इस्तेमाल किया एक साइंटिस्ट था ओस्टवाल्ड, उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया था मॉलिक्यूल, और बाद में इसी मॉलिक्यूल से मोल निकाल लिया गया बाहर। तो इसका मतलब मोल शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया? ओस्टवाल्ड। ये एवोगैड्रो का दिया नहीं है, लिखाएंगे भी। मोल शब्द का इस्तेमाल पहली बार ओस्टवाल्ड ने किया, और उसने अपनी भाषा में इसको बोला था मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल। बाद में इससे मोल निकाल के अलग कर लिया गया। ठीक है, तो बेटा मोल है क्या सुन लो।
ये वास्तव में बेटा नंबर की यूनिट है। क्या है? नंबर की यूनिट है। अब नंबर की यूनिट क्या मतलब है? अब मान लिया आप मार्केट में केले खरीदने गए, बनानास, आप केले खरीदने गए, तुमने दुकानदार से कहा यार 5 दर्जन केले दे दो। तुमने कहा 5 दर्जन आप केले दे दो, कितने केले देगा? समझ जाएगा अपने आप 60 केले देने, एक दर्जन में 12 ही होता है। आपने 12 लिख दिया तो आपने लोगों ने नाम क्या रख दिया इसलिए? डजन। आपने 100 लिखा तो इसका नाम लोगों ने क्या रख दिया? सेंचुरी। अगर आप किसी से सेंचुरी बोलोगे तो समझ जाएगा कितने रन बनाए। तो तूने बोला कल रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी थी, तो कितने रन बनाए थे? 20। अपने आप समझ जाओ कि कम से कम 100 तो बना ही दिए होंगे। तो ये नंबर दे दिया गया है। वैसे ही बेटा एक नंबर दे दिया गया 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। जैसे 12 को आपने दर्जन बोल दिया, 100 को आपने सेंचुरी बोल दिया, 10 लाख को आपने मिलियन बोल दिया, 10 टू पावर 6 लिखा तो इसको नाम रख दिया लोगों ने मिलियन, करोड़, जानते सब नाम ही तो है नंबर के। वैसे इस नंबर का नाम लोग समझ नहीं पा रहे थे। ये नंबर कहां से है उसके बारे में बात करेंगे। इस नंबर का नाम लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्या रखा जाए, तो कुछ नाम तो रखना था ना, तो लोगों ने नाम रख दिया इसका मोल। किसने रख दिया? ओस्टवाल्ड ने। इसका मतलब एक मोल में इतनी संख्या होती है, जैसे एक दर्जन में 12 होता है वैसे एक मोल में इतनी संख्या होती है। फिक्स है, दर्जन फिक्स है। आधा दर्जन का मतलब 6 हुआ, आधा मोल का मतलब ये नंबर आधा कर देना। इसका मतलब है मोल कुछ नहीं है, वो एक नंबर है, लेकिन आई कहां से वो सुन लो। अगर आपने बेटा 12 ग्राम कार्बन लिया, कार्बन की एटॉमिक मास 12 लेते हैं, अगर आपने 12 ग्राम कार्बन लिया या 0.012 किलोग्राम लिया, इसको किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, इसमें जितने भी एटम्स पाए गए, जितने भी एटम्स पाए गए, उसी को नाम दिया गया एक मोल। इसका मतलब एक मोल वो नंबर है, एक मोल वो संख्या है जिसमें 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये एंटिटीज भी बोलते हैं। एक मोल वो नंबर है जिसमें 6.023 होता है, लेकिन हम 6.02 लिखते हैं। 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल पाए जाते हैं। अब तुम लोग कौन से पार्टिकल तो मर्जी है। अब यहाँ आइटम भी कर सकते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं, यहाँ आयंस भी कर सकते हैं, यहाँ जानवर भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। एक मोल अगर बोला तो समझ लो ये नंबर होता है। और ये नंबर आए कहां से? 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एंटिटीज बोलते हैं, बस वही एवोगैड्रो नंबर नाम दिया गया उसका। हालांकि एवोगैड्रो ने दिया नहीं था, उसी को एक मोल नाम दे दिया गया। बाद में उसी को एवोगैड्रो नंबर बोल दिया गया। किसने बोला बाद में बता देंगे अभी। तो 1 मोल की बेटा डेफिनेशन क्या है पहले लिख लेंगे। इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम किताबी भाषा पे नहीं जा रहे, अपने हिसाब से लिख रहे हैं। इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज भी कहते हैं। प्रेजेंटिंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अगर आप कार्बन 12 लें, कार्बन का एटॉमिक मास 12 लें, उसमें बेटा जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, बस वही क्या कहलाता है? उसका एक मोल कहलाता है। इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या बुक में ऐसे लिखा होता है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12। बात है कि हमने किलोग्राम ना बोल करके 12 ग्राम को बोल दिया है। और ये नंबर बेटा होता कितना है? ये नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 आया कहां से? ऐसे मान लो किसी ने पूछ लिया नंबर कहां से आ गया, कोई तो निकाला होगा। अरे 6.02 3 इंटू 10 टू पावर 23 कोई तो निकाला होगा। कई तरीके होते हैं निकालने के। तुमने कभी दिमाग लगाया कि नंबर कहां से आ गया? अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि नंबर कहां से आया, तो क्या बताओ? भगवान की माया है सब। और कुछ तो बताना पड़ेगा, साइंस है, कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा। ये नंबर कहां से आया? नंबर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सुनो बेटा, एक ऑपरेटस होता है, उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या? मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऑपरेटस होता है। इस ऑपरेटस से एक कार्बन एटम का मास, मास ऑफ 1 कार्बन एटम,
मास ऑफ वन कार्बन एटम निकाला गया। अपरेटस होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। अभी इससे ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है कौन अपरेटस है, कैसे काम करेगा। अपरेटस का नाम लिख दिया मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इसकी सहायता से एक कार्बन एटम का मास जो निकाला गया वो बेटा आया 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। ये आया मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का मास ये साइंटिस्टों ने निकाल लिया। और आपको मालूम है कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा 12। तो जब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले गए, जब नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले गए तो 12 को 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 से डिवाइड कर दिया गया। 12 को 1.99 से डिवाइड करोगे, अच्छा 2 होता तो 6 आता ना, ये तो लगभग 6.02222 ऐसे आता जाएगा इंटू 10 टू पावर -23 पर गया तो क्या आ गया, ये आ गया। इसी को बाद में नाम क्या रख दिया गया, मोल। किसने नाम रख दिया, ये कहानी इसकी कहाँ लिखा है, एनसीईआरटी में। तुमने पढ़ाई नहीं तो हम क्या करें। एनसीईआरटी ने ये लिखा है एक कार्बन एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर से कितना निकाला गया, इतना। तो जाहिर सी बात हमको तो 12 कार्बन में 12 ग्राम में निकालना है ना, तो टोटल मास ही है, एक कार्बन एटम का मास ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकला है, टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन एटम। ये नंबर निकल के आ गया। इसी नंबर को बाद में ओस्टवाल्ड ने मोल नाम दे दिया। तो ऐसे बनाओ, लिख लो, पता नहीं कैसे कैसे सवाल आ जाए। आपको हर चीज को बहुत कायदे से बेटा पढ़ना है। मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का मास ये निकाला गया, और फिर बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल जब निकाले गए 12 ग्राम कार्बन में, तो टोटल मास 12 है और एक कार्बन एटम का मास इतना है, डिवाइड कर तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकला है। इसी को बाद में एवोगैड्रो नंबर भी कहा गया। हालांकि अभी एवोगैड्रो नंबर वर्ड नहीं इस्तेमाल किया मैंने, मोल बोल रहा हूं फिलहाल। एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, बस एक मोल में बेटा इतने पार्टिकल हैं। अब जरा सुनो, अब एक पॉइंट लिख लेंगे, द टर्म मोल वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। मोल टर्म बेटा जो है वो ओस्टवाल्ड ने दिया, ठीक है ना। और वन मोल में नंबर तो पता ही चल गया इतना होता है। अब इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर किसने कहा, ये तो ओस्टवाल्ड ने नहीं कहा था ना। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जीन बैप्टिस्ट पेरिन। एक्सपेरिमेंट किया था, हालांकि तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब नहीं उसे। साइंटिस्ट का नाम है, ये करीब 1900 के आसपास की बात है, जीन बैप्टिस्ट पेरिन। अच्छा, आपने सुना होगा एक चीज होती है ब्राउनियन मूवमेंट। अबे पार्टिकल के जो जिग जैग मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये ब्राउनियन मूवमेंट वाला उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद भी इसने एवोगैड्रो का नियम हम फॉलो करके, एवोगैड्रो ने जो कहा था उसको फॉलो करते हुए ये नंबर दोबारा निकाल लिया। उसने कहा इसका मतलब एवोगैड्रो सही थे। तो जीन बैप्टिस्ट पेरिन ने इस नंबर का नाम एवोगैड्रो नंबर रख दिया उनके सम्मान में। जैसे आपने कोई बड़ी कंपनी खोली, आपने अपना क्लिनिक खोला, पिताजी के नाम पर रख दिया सम्मान देने के लिए। तो पिताजी डॉक्टर थोड़ी है, डॉक्टर तो तुम ही हो, लेकिन नाम उनका तुमने लगा दिया भाई, चलो भाई उनको सम्मान मिल जाए, माँ बाप के नाम पर रख दिया। वैसे जीन बैप्टिस्ट पेरिन ने ये नंबर जो है इसका नाम रखा है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब इस नंबर का एवोगैड्रो से कोई संबंध नहीं है। इस नंबर का एवोगैड्रो से कोई संबंध ही नहीं है, खाली इसका नाम क्या रख दिया गया, एवोगैड्रो नंबर, उनके रेस्पेक्ट में। क्या ये नंबर एवोगैड्रो ने दिया था क्या ना, लेकिन बाद में चूंकि एवोगैड्रो के कॉन्सेप्ट से धीमे धीमे सब चीजें निकल के आई, तो उन लोगों ने कहा यार एवोगैड्रो ने बहुत बड़ा काम किया, तो उसको सम्मान देने के लिए इस नंबर का नाम रख दिया उसने, जीन बैप्टिस्ट पेरिन ने एवोगैड्रो नंबर। आप लिख लेंगे जीन बैप्टिस्ट पेरिन gave the term एवोगैड्रो नंबर। किसने बेटा एवोगैड्रो नंबर टर्म रखा, पहली बार ही आया देखो। तो मोल टर्म बेटा ओस्टवाल्ड ने दिया, और एवोगैड्रो नंबर टर्म जो है वो पेरिन ने दे दिया। जीन बैप्टिस्ट पेरिन ने एक टर्म दे दिया एवोगैड्रो नंबर। अब यहां से बात खत्म हो जाती है। अब सिंबल इसको क्या देंगे एवोगैड्रो नंबर को, या तो आप एन लिखा करो
या चाहो तो N0 लिख दिया करो, N नॉट बोलते हैं, नॉट हम लोग जीरो बोल दे रहे हैं, वैसे सही वाले में से नॉट बोला जाता है, NOUGST नॉट। खैर, तो ये तो एवोगैड्रो और मोल की कहानी थी, हटाते हैं इसको। अब जरा सुनिए, मोल तो बेटा किसकी यूनिट हुई? नंबर की। मान लिया आपने लिखा 1 मोल, तो 1 मोल में तो पार्टिकल मालूम ही कितने होंगे? अब 6.02 × 10⁻23 होंगे। तो 1 मोल का मतलब हमने, अच्छा मान लिया आपने कहा 1 मोल एटम्स, तो भाई साहब कितने एटम? 6.02 × 10⁻23। आगे क्या लिख दोगे? एटम्स। तुमने कहा हमने सर 1 मोल आयंस लेंगे, तो अगर बेटा 1 मोल आयन लोगे तो इतने आयंस हो जाएंगे। तुमने कहा नहीं सर हम 1 मोल जो है मॉलिक्यूल लेंगे, तो कितने मॉलिक्यूल हुए? इतने मॉलिक्यूल हो गए। तुमने कहा सर नहीं हम 1 मोल रुपए लेंगे, हालांकि किसी के पास इतना रुपए है नहीं, बहुत बड़ी संख्या है ना ये, तो कितने रुपए मिले तुम्हें? 6.02 × 10⁻23। आगे क्या लिख दोगे? रुपीस। अब 1 मोल का मतलब ये नंबर, यूनिट कुछ भी हो सकती है। 1 मोल रुपए का मतलब इतने रुपए, नंबर है ना वो तो, है ना? 1 मोल रुपए का मतलब इतने नंबर, ठीक है। तुमने कहा जब हमारे पिताजी गुस्से में आते हैं तो 1 मोल जूते मारते हैं, तो कितने जूते? 6.02 × 10⁻23 जूते। अबे यूनिट है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तुमने कहा 1 मोल कीड़े मकोड़े, इतने कीड़े मकोड़े। 1 मोल जानवर, इसका मतलब इतने जानवर। मतलब 1 मोल अगर बोलेंगे तो ये संख्या दिमाग में तुम्हें तो ये तुरंत आनी चाहिए, बस ये नंबर के लिए था। ये मोल वास्तव में पहले नंबर के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में लोगों ने इसको वॉल्यूम में भी चेंज कर दिया, बाद में लोगों ने इसको मास में भी चेंज कर दिया, वॉल्यूम में भी चेंज कर दिया। तो वही सब तुम्हें धीमे धीमे पढ़ना है। फिलहाल पहले तो मोल की बात किसके बारे में की गई? नंबर के बारे में। 1 मोल का मतलब ये संख्या होती है बस। 2 मोल बोलेंगे तो डबल कर देना, आधा मोल बोलेंगे तो डिवाइड कर देना, 1/4 मोल बोला तो 1/4 कर देना, और क्या। ये समझ बात आ गई, मोल की डेफिनेशन हुई। ठीक है, हटा देते हैं इसको, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अब यार आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप मोल को कितने तरीकों से समझा सकते हो। तो देखो यार, मोल को हम नंबर के लिए भी बोल सकते हैं, नंबर नहीं बोलेंगे। मोल को तो हम मास के लिए भी बोल सकते हैं, मोल को हम वॉल्यूम के लिए भी बोल सकते हैं। और अगर वॉल्यूम बोलेंगे तो 2 चीजें आ जाएंगी, गैस का भी वॉल्यूम आ जाएगा और लिक्विड का भी वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब मोल को हम अगर चाहें तो 4 तरीके से बोल सकते हैं। कभी कभी हम मोल का इस्तेमाल नंबर के लिए करेंगे, कभी कभी हम मोल का इस्तेमाल मास के लिए करेंगे, कभी कभी मोल का इस्तेमाल गैस के वॉल्यूम के लिए करेंगे, और कभी कभी मोल का इस्तेमाल हम लिक्विड के वॉल्यूम के लिए करेंगे। जहां पर जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। अब मान लिया गैस का वॉल्यूम दे रखा है, तुमको उसमें मोल बनाना है तो बना सकते हो, या मोल दिया गैस का वॉल्यूम निकालना बता सकते हो। लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा है, लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा है, उससे मोल निकाल सकते हो। लिक्विड का मोल दिया उससे वॉल्यूम निकाल लो, लिक्विड का कुछ भी कर सकते हो। मास दिया है तो मोल बना लो, अगर आपको मोल दे रखा है तो मास में कुछ भी कर सकते हो। तो इसका मतलब मोल की जो डेफिनेशन है वो हम 4 तरीके से अप्लाई करेंगे, बल्कि 5 हो गया। एक नंबर के लिए, एक मास के लिए, एक गैस के वॉल्यूम के लिए, 4 तो मेन हो गया ना, गैस के वॉल्यूम के लिए, और एक लिक्विड के वॉल्यूम के लिए, एक और बताएंगे बाद में एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के लिए। 5 हो जाएंगे। अब मैं आने जा रहा हूं, यहां पे आप लिखेंगे अ मोल कैन बी डिफाइंड, अ मोल कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग टर्म्स। अ मोल कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग टर्म्स, मतलब मोल को आप इतने तरीकों से डिफाइन कर सकते हो, समझा सकते हो। मोल को आप बेटा इतने तरीके से समझा सकते हो जो बताने जा रहा हूं। पहला तरीका क्या होगा? नंबर वाला। दूसरा तरीका क्या होगा? मास वाला। तीसरा तरीका क्या होगा? गैस का वॉल्यूम वाला। चौथा तरीका क्या होगा? लिक्विड का वॉल्यूम वाला। फिर एक और ले लेंगे बाद में एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट वाला। तो पहला बेटा लेने जा रहा हूं मैं, पहले लेने जा रहा हूं फॉर नंबर। अच्छा, नंबर किसका? अबे किसी का भी नंबर हो सकता है वो तो,
नंबर जिसका चाहो, ये पंखे चलना है भाई, 1 मोल पंखे भी बोल सकते हो, 1 मोल पेन भी कह सकते हो, 1 मोल आदमी बोल सकते हो, 1 मोल जानवर बोल लो, कुछ भी बोल लो, 1 मोल आयन बोल लेंगे, एटम बोल लेंगे, इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल लेंगे, 1 मोल प्रोटॉन बोल लेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हमने नंबर के लिए बात किया तो ये तो तुम जान ही चुके हो कि 1 मोल में इतना नंबर होता है, ये तो तुमको बता ही चुका हूं ना मैं। 1 मोल में इतना नंबर होता है 6.02 × 10⁻23। 1 मोल में इतना नंबर होता है, ये तो बता ही चुके हैं। अब 1 मोल आयन लेंगे तो इतने आयन हो जाएंगे, 1 मोल मालिक्यूल लेंगे तो इतने मालिक्यूल होते हैं, लिखा चुका हूं। तो नंबर के लिए बात करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, नंबर के लिए बात करेंगे तो ये आ जाएगा। मान लिया आपको कोई नंबर दिया, उससे मोल निकालना है, यहां लिखा मैंने नंबर ऑफ मोल्स, और आपको कोई नंबर दे रखा है, तो जो भी आपको नंबर दिया हो वो नंबर किसका हो सकता है? मॉलिक्यूल का, एटम्स का, आयंस का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, किसी का भी। उस नंबर को आप इससे डिवाइड कर दीजिएगा। अच्छा, इस नंबर का सिंबल क्या है? Na। आप चाहो तो इस नंबर से डिवाइड कर दो, मोल बन जाएगा। अगर किसी नंबर को तुम्हें मोल में चेंज करना है तो यही काम करना। और उसने कहा कैल्शियम के 12 एटम हैं, कितने मोल हुए? 12 अपॉन ये नंबर। उसने कैल्शियम के 2 करोड़ एटम हैं, तो यहाँ 2 करोड़ डिवाइडेड बाय ये नंबर। उसने कहा इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नंबर दे दिया, उसमें कितने मोल हुए, इससे डिवाइड कर दो। जब भी किसी नंबर को मोल में चेंज करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा। इस नंबर को हम चाहें तो रेगुलर नंबर का सिंबल भी लिख सकते हैं, Na या N0। ये पहली डेफिनेशन है। दूसरा बेटा लेंगे हम फॉर वॉल्यूम ऑफ गैसेस। फॉर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैस के वॉल्यूम के लिए बेटा बात करेंगे, गैस के वॉल्यूम के लिए बात करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने बेटा एक इक्वेशन पर रखा PV = nRT, बड़ा आइडियल गैस इक्वेशन। P क्या है? प्रेशर एटमॉस्फेयर में, V क्या है? वॉल्यूम है लीटर में, N नंबर ऑफ मोल्स है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T यहाँ टेम्परेचर है केल्विन में। सपोज कर लो बेटा आपने 1 मोल लिया, 1 मोल आपने लिया एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बेटा जानते हो क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहाँ पे 1 बार भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर की जगह बार भी लिख सकते हो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन। इस टेम्परेचर को और इस प्रेशर को STP कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जरा 1 मोल का वॉल्यूम निकालते हैं STP पर, तो V इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? nRT अपॉन P। N की वैल्यू क्या रखोगे? 1 मोल। R की वैल्यू 0.0821 होती है बेटा, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल इसकी यूनिट होती है। और टेम्परेचर लिख दिया हमने 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 1। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये 22.46 आएगा, उसे 22.4 हम लोग बोल देते हैं लीटर में। याद आया कुछ? 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है अगर गैस है तो। अगर बेटा 1 मोल गैस है तो उस 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कहां पर? STP पर। ये अगर कोई तुमसे पूछे तो प्रूफ करके दिखा सकते हो, सॉल्व करो, ये वैल्यू आएगी लगभग 22.4 लीटर 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है STP पर। लेकिन एक चीज होती है बेटा NTP। अब हमने यहां लिखा 1 मोल गैस एट NTP। NTP का मतलब बेटा होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर लेंगे 25 सेंटीग्रेड और प्रेशर लेंगे 1 एटमॉस्फेयर। 25 सेंटीग्रेड का मतलब 298 केल्विन। तो अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम तो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम तो बढ़ेगा। अब जरा रख के देख लो। फिर हमने लिखा V = nRT अपॉन P। N कितना रखा? 1 मोल। R कितना रखा? 0.0821। T कितना रखा? 298 डिवाइडेड बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे लगभग आएगा 24.5 लीटर। बात समझना,
एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर और एनटीपी पर भाई साहब एक मोल गैस का वॉल्यूम 24.5 लीटर। ज्यादा आएगा। अब तुम कहोगे न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे? तो न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोग थोड़ा गड़बड़ काम करते हैं। हम लोग नहीं, मतलब सिस्टम चला रहा है ऐसा, कोई हम ही नहीं करते, सब लोग करते हैं। सवाल में चाहे एसटीपी लिखाओ चाहे एनटीपी लिखाओ, एक मोल गैस का वॉल्यूम आप 22.4 लीटर ही रखते हो। हकीकत में एनटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या है? 24 ज्यादा है, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए सवाल में चाहे एनटीपी लिखाओ चाहे एसटीपी लिखाओ, हम लोग वैल्यू क्या इस्तेमाल करेंगे? 22.4, जबकि गलत है वो। सही बात एसटीपी वाली है। ज्यादा अच्छा आंसर तो तब माना जाएगा जब एसटीपी दिया हो, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग एनटीपी और एसटीपी को एक ही बात मान के चलते हैं और वैल्यू 22.4 लीटर रखते हैं न्यूमेरिकल लगाते समय। तुमने कभी ये वैल्यू आज तक रखी है क्या? कहाँ रखा? तुम तो खाली वही रखते हो 22.4 लीटर। हकीकत तो ये है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आप ऐसा सिस्टम चला रहा है यूपीएससी वालों का, साइंटिस्ट लोग एक सिस्टम चला रहा हो 22.4 लीटर रखते हैं, चाहे वो दिया हो चाहे ये दिया हो, लेकिन जो सही बात तुमको मैंने बता दिया। लेकिन हम एसटीपी ही बोलेंगे ज्यादातर, है ना। अब मुझे बताओ जरा दूसरी डेफिनेशन क्या निकल के आई? अगर आपने बेटा एक मोल गैस लिया, कोई भी गैस हो उससे मतलब नहीं, अगर आपने एक मोल गैस ले लिया एट एसटीपी, तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ बेटा? 22.4 लीटर। 1 या 22,400 मिलीलीटर। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। लीटर को तो मिलीलीटर में कर ही लोगे ना, चाहे आप 22,400 ml बोले चाहे 22.4 लीटर बोले, बात एक ही है। तो इसका मतलब एक मोल गैस अगर हम कभी भी बोल दें एसटीपी पर लेकिन बोलेंगे तो समझ जाओ उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है। अब मान लिया आपको किसी सवाल में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और गैस का वॉल्यूम दिया है, तो जो भी बेटा आपको गैस का वॉल्यूम दिया हो लीटर में लेना, उसको डिवाइड कर दीजिएगा 22.4 से, क्या बन जाएंगे? मोल। जैसे अभी बताया था, अगर आपको कोई नंबर दिया हो तो उसको मोल में कैसे चेंज करोगे? 6.02 × 10 के पावर 3 डिवाइड करके। और वैसे अगर आपको कोई वॉल्यूम दे देगा, गैस का देगा, एसटीपी लिखा होगा, तो 22.4 से डिवाइड करो तो उसके मोल बन जाएंगे। बच्चों वाली बात है, ये तो हाई स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं। तो वॉल्यूम जो भी हम देंगे 22.4 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। लेकिन एसटीपी ध्यान रखना, एसटीपी लिखाओ या एनटीपी लिखाओ तब भी ये ले लेना तुम। और अगर यहाँ मिलीलीटर लिखा होगा तो यहाँ 22,400 कर दीजिएगा। अगर वॉल्यूम तुम मिलीलीटर में लोगे तो यहाँ 22,400 कर दीजिएगा। बात एक ही है। ये बहुत शानदार बेटा पॉइंट था। लेकिन ये तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के है, ये तो वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बात हुई, गैस का वॉल्यूम के बारे में बात हुई बेटा। लेकिन अगर कोई आपको लिक्विड दिया है, हटाते हैं इसको, अगर आपको बेटा कोई लिक्विड दे रखा है, फॉर नंबर 3 लेने जा रहा हूं अपने डेफिनेशन, फॉर लिक्विड, अगर आपको बेटा कोई लिक्विड दे रखा है, वाटर है, अमोनिया है, कई सारे लिक्विड होते हैं, बेंजीन है, कई लिक्विड है, अल्कोहल है, अगर आपको लिक्विड दिया तो एक मोल का मतलब क्या होता है, ये जरा सुनिएगा कायदे से। आप हटाते हैं इसको। आपको मैंने एक मोल लिक्विड दिया और हमने कहा इसका क्या मतलब है। अब ये ना बोल देना कि 22.4 लीटर, अरे तो गैस के लिए था, 22.4 लीटर तो गैस के लिए था ना, तो लिक्विड आ गया रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड पे। तो एक मोल लिक्विड का बेटा मतलब होता है आप उसका मॉलिक्यूलर वेट लोगे और उसको लिख दोगे मिलीलीटर में। किसमें लिख दोगे? मिलीलीटर में। तो उसका एक मोल होता है। मॉलिक्यूलर वेट को मिलीलीटर में लिख दिए, वो एक मोल लिक्विड कहलाता है एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। तुमने कहा सर हम एक मोल वाटर लेंगे, क्या वाटर गैस है क्या भाई साहब? अरे वाटर तो लिक्विड है ना रूम टेम्परेचर पे। तुमने कहा हम एक मोल वाटर लेंगे, तो एक मोल वाटर में कितना वॉल्यूम होगा? मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है बेटा? 18। आगे क्या लिखोगे? ml। कई भाई लोग क्या लिखाएंगे कि एक मोल वाटर का मतलब 22.4 लीटर, वो तो गैस के लिए था। आपसे मैंने कहा एक मोल लिखा है बेटा बेंजीन,
बेंजीन भी लिक्विड होता है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट लिखो, कार्बन का 12, 6 कार्बन का 72 और 6 और 2 78। आगे क्या लिख दोगे? ml। इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है ना, ml। तुमने कहा हम सर 1 मोल इथाइल अल्कोहल लेंगे, दारू पीते हो गए? हाँ, दारू पीते हो? नहीं पीते तो जान तो जाओ क्या होती है। 1 मोल C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 46। यहाँ क्या लिख देंगे? 46 ml। ये बड़े बड़े लोग गलती कर देते हैं और इसमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और कई बार गैस न दे करके लिक्विड दे देता तो तुम परेशान हो जाओगे। डेंसिटी वेंसिटी नहीं दी है, डेंसिटी 1 मानते हैं, डेंसिटी दी होगी तो भी चेंज करेंगे बाद में हम। 1 मोल लिक्विड का मतलब होता है बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसको मिलीलीटर में लिख दो। अब चाहो तो मिलीलीटर को लीटर में भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। तो 1 मोल वाटर का मतलब 18 ml रूम टेम्परेचर पे, 1 मोल बेंजीन का मतलब 78 ml, 1 मोल C2H5OH का मतलब 46 ml। ऐसे कोई भी लिक्विड ले सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखो ml में। तो ये बात तुम भूल जाते हो, स्टार बनाओ, ये बात तुम भूल जाते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। ये तो बेटा तीसरी डेफिनेशन हो गई। पहले हमने क्या लिया? नंबर लिया, फिर हमने बेटा क्या किया? गैस का वॉल्यूम लिया, फिर हमने लिक्विड का वॉल्यूम लिया। अब हम लोग मोल को डिफाइन करेंगे चौथी तरीके से। यहां लिखेंगे फॉर मास। अगर बेटा आपको कोई मास दे रखा है, अगर आपको कोई मास दे रखा है तो मोल कैसे बताया जाएगा? पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बता दें इसको, नोट कर लिया। अगर आपको बेटा कोई मास दे रखा है तो पहले एक पॉइंट समझो तुम। अगर मेरे पास कोई आइटम है और उसका बेटा हमने एटॉमिक मास ले लिया है, किसी भी आइटम का एटॉमिक मास लिया और उसको बेटा ग्राम में लिख दिया। एटॉमिक मास जो होता है वो लिया और ग्राम में लिख दिया, तो वो भी उसका एक मोल कहलाता है। और अगर आपने मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर आपने किसी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लिया, उसको किस में लिख दिया बेटा? ग्राम में, तो वो भी उसका क्या कहलाता है? एक मोल। सुन लो, अगर आपने एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा, वो 1 मोल। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख देंगे तब भी बेटा क्या बोलेंगे? 1 मोल। मान लिया आप सबने का लिखा हुआ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, हम क्या लिख दें? 23 ग्राम, तो इसका मतलब इसका 1 मोल हुआ है। तुमने कहा ये लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 होता, ऑक्सीजन का 32। कितना मॉलिक्यूलर वेट आया? 44। आगे क्या लिख दें? ग्राम, तो वो भी क्या कहलाएगा इसका? 1 मोल। तुमने कहा लिखा हुआ सर ग्लूकोज C6H12O6, ये लिखा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल लोगे ना, कार्बन का 12, 72, 12 जोड़ दो, 96 जोड़ दो, 180, तो इसका मतलब लिख देंगे 180। आगे क्या लिख देंगे? ग्राम, ये भी क्या कहलाएगा इसका? 1 मोल। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास। अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो तो उसे भी 1 मोल कहते हैं, और बेटा मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो तो उसे भी 1 मोल बोलते हैं। थोड़ा किताबी भाषा में मत जाओ, जैसे किताब वाले इसको लिख देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, किताब वाले इसे लिख देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो तुम भड़क जाते हो। अबे ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास को ग्राम में, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में। शॉर्टकट है उसका वो, तो इसलिए परेशान मत करो, बुक वाले कई बार ऐसे लिख देंगे। तो एटॉमिक मास को अगर हमने ग्राम में लिखा तो वो भी मोल है, और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दिया वो भी मोल है। तुम कहोगे हमें कैसे समझ में आएगी कि कौन सा वाला मोल है? अबे मॉलिक्यूल लिखा होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम लिखा होगा तो एटॉमिक मास। लेकिन मैं एक बात तुम्हें और बता दूं, अगर एटॉमिक मास दिया है ग्राम में तो वो भी तो 1 मोल हुआ। इसका एक दूसरा भी नाम होता है, उसका नाम होता है बेटा ग्राम एटम। और अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है ग्राम में तो वो भी मोल हुआ। इसका एक और नाम रखा गया है ग्राम मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, आज के बाद तुम्हें कहीं ग्राम एटम लिखा मिला तो इसका मतलब मोल है। कौन सा मोल?
जब एटॉमिक मास इस्तेमाल किया गया हो। कहीं तुम्हें ग्राम मॉलिक्यूल मिल गया तो इसका मतलब भी क्या है, अभी कहीं तुम्हें ग्राम मॉलिक्यूल मिला तो इसका मतलब भी क्या है, मोल है। लेकिन तब क्या इस्तेमाल किया गया होगा, मॉलिक्यूलर मास। क्या फर्क पड़ता है उससे, ग्राम आइटम भी मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल है, लेकिन अंतर क्या है, ग्राम आइटम लिखा होगा तो एटॉमिक मास लेना होगा और ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होगा तो मॉलिक्यूलर मास लेना होगा। बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूं मैं, सबसे अधिक यही इस्तेमाल होता है। तो अगर हम किसी भी आइटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दें, मान लिया तुमने लिखा आयरन, इसका एटॉमिक मास होता है 56, आपने लिख दिया 56 ग्राम, तो इसका एक मोल हो गया। अब इस मोल को क्या बोल सकते हैं, ग्राम आइटम की ग्राम मॉलिक्यूल? अरे आयरन तो आइटम है ना, तो क्या बोलेंगे, एक ग्राम आइटम, चाहे एक मोल बोलो चाहे ग्राम आइटम बोलो, बात है कि ये दूसरा नाम है। मोल का दूसरा नाम ग्राम आइटम, मोल का दूसरा नाम ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल कब, जब मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आइटम तब जब एटॉमिक मास हो। तो देख के समझ में आ जाएगा तुम्हें ना, वो देख के समझ में आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर अगर मास दिया है तो हम मोल कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको मास दिया और क्या निकालना है, मोल, तो हमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ लिखा बेटा हमने मोल इक्वल टू क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पर, मास, मास लेकिन किस में लेना, ग्राम में, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अगर आप मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो बेटा क्या मिलेगा, मोल। लेकिन इस वाले मोल का नाम बताओ क्या होगा, इस वाले मोल का नाम क्या होगा, ग्राम आइटम, क्योंकि तुमने क्या इस्तेमाल किया है, कहीं भी एटॉमिक मास आ गया तो उसके मोल को क्या बोलेंगे। तो हम चाहें तो इस मोल को ग्राम आइटम भी कह सकते हैं, एक ग्राम आइटम, एक मोल का मतलब 1 ग्राम आइटम, 2 मोल का मतलब 2 ग्राम आइटम। और बाई चांस बेटा आपको मास दिया है किसी कंपाउंड का और आपने डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास से, तब भी तो मोल बना। लेकिन इस वाले मोल का नाम बताओ क्या होगा बेटा इस बार, इस वाले, हाँ आप समझ गए, इसका नाम होगा ग्राम मॉलिक्यूल। बहुत छोटी छोटी बातों को तुम्हें डाउट होता है, तभी तुमको लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत टफ है। ये बहुत बेसिक, बहुत आसान चैप्टर है, डरने वरने कोई बात नहीं, हालांकि धीमे धीमे अच्छा होता जाएगा। अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो यार मॉलिक्यूलर मास, एटम दिया होगा तो क्या लेंगे, एटॉमिक मास। तुम सवाल लिखना मत, मैं ऐसे बता रहा हूं। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि आपके पास 10 ग्राम यूरिया है, उसने कहा इसमें इसके कितने मोल हुए, तो यूरिया का बेटा क्या दिया है, मास, मास लिखा ऊपर। यूरिया मॉलिक्यूल है कि एटम है, मॉलिक्यूल है, NH2CO होता है ना यूरिया, तो मास दे रखा है 10 लिख दिया, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है 60, बस यही आंसर, इसके मोल हो गए 1/6। उसने कहा आपके पास जो है 20 ग्राम कार्बन दे रखा है, मोल निकालो, तो 20 डिवाइडेड बाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं एक बार, अगर हम ग्राम मॉलिक्यूल कभी लिख दें या ग्राम एटम कभी लिख दें तो भड़कना मत। ग्राम आइटम का मतलब हमने एटॉमिक मास लिया होगा, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल आया तो मॉलिक्यूलर मास लिया होगा, इतना अंतर समझना तुम, ठीक है। जैसे ऐसे भी सवाल आ चुके हैं पहले जमाने में, पुराने जो पेपर्स हैं उसमें ऐसे भी सवाल आ चुके हैं। जैसे उसने आपसे कह दिया, लिखना मत तुम, जैसे उसने कहा आपके पास 112 ग्राम ऑक्सीजन है, 112 ग्राम ऑक्सीजन है, उसने कह दिया इसमें इसके कितने ग्राम आइटम्स होंगे। तो ग्राम आइटम का मतलब क्या पूछ रहा है, मोल। उसने कहा 112 ग्राम का ऑक्सीजन में कितने ग्राम आइटम होंगे। तो ग्राम आइटम का फार्मूला क्या है, मास, मास कितना दिया है 112। अब मुझे बताओ एटॉमिक मास रखोगे कि मॉलिक्यूलर मास रखोगे, यहाँ आइटम लिखा है, क्या रखोगे, एटॉमिक मास 16। और मान लिया इसी सवाल में पूछता है कि ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूल निकालो, तो अगर मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन का तो A2 लिखेंगे, तो मास कितना दिया 112 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना मतलब 32, मॉलिक्यूलर मास का मतलब कितना होगा 32 ही तो हुआ। इसका मतलब ये इसके नंबर ऑफ ग्राम आइटम है 7, और ये इसके क्या 3.5 ग्राम मॉलिक्यूल है, इसको डिवाइड करोगे 3.5 आएगा। इसका मतलब ग्राम आइटम पूछा है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, ये भी मोल है। ग्राम मॉलिक्यूल पूछे तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना, ये भी मोल है। क्या फर्क होता है, ये अगर लिखा है तो इसका मतलब O है O, और अगर ये लिखा तो ये क्या है, इतना ही अंतर तो है। जैसे ग्राम आइटम पूछे एटॉमिक मास ले लेना, जैसे ग्राम मॉलिक्यूल बोले मॉलिक्यूलर मास ले लेना, बस।
तुम कहोगे सर कुछ ना दिया हो तो? मान लिया ऐसा सवाल आ गया, उसने कहा आपके पास 112 ग्राम ऑक्सीजन है, ना उसने बताया एटम है ना उसने बताया मॉलिक्यूल है। उसने कहा आपके पास 112 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें इसके कितने मोल्स होंगे? तो बेटा आंसर तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो मोल है। अबे ग्राम एटम का मतलब भी तो मोल ही होता है, और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल होता है। ग्राम एटम का मतलब भी मोल होता है और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल होता है। तुम कहोगे हम 7 करके आएंगे कि 3.5 करके आएंगे, यहाँ कॉमन सेंस चाहिए। अब मुझे बताओ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O के फॉर्म में होती है कि O2 के फॉर्म में होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन को ले रहे हो, गैस अंदर जा रही है, O जा रही है कि O2 जा रही है? O2। तो अगर कुछ न दिया हो तो नॉर्मल अवस्था में जो होगी वो लोग नॉर्मली ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो अगर पूछा उसने 112 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे, ना ग्राम एटम नाम लिया ना ग्राम मॉलिक्यूल नाम लिया। ग्राम एटम बोलता तो आंसर पक्का ही होता, ग्राम मॉलिक्यूल पूछा तो पक्का ही आंसर, लेकिन उसने मोल बोला है। तो मोल तो यार ये भी है, मोल तो ये भी है, दोनों आंसर तो होंगे नहीं। तो ऑक्सीजन की नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? O2। तो मोल जब लेंगे तो 112 को 32 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस की नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? O2, इसलिए 32 से डिवाइड करेंगे, आंसर 3.5 लिखना। ग्राम एटम पूछा तो 7 आंसर, ग्राम मॉलिक्यूल पूछा तो 3.5 आंसर, खाली मोल पूछ दिया तो ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, तो ये वाला आंसर ज्यादा अच्छा माना जाएगा 3.5। सब क्वेश्चन आए हुए हैं पहले जमाने में, ये भी सवाल आ चुका है, ऐसा नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना, ऐसे सवाल भी आते हैं। खैर, तो आपने बेटा अगर मास दिया है, अगर आपको मास दिया है तो मोल निकालना बेहद आसान है। तो एटॉमिक मास से डिवाइड करो, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लो, बस मोल की इतनी डेफिनेशन होती है और कोई होती ही नहीं है। तुम कहोगे हम कौन सी अप्लाई करेंगे? जहां पर जैसी जरूरत होगी। अरे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं ना। तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो क्या हर कपड़ा हर जगह पहन चले जाते हो क्या? अब कोचिंग आओ तो सिंपल कपड़े पहन के आओ, पार्टी में जाओगे तो उसी हिसाब से पहन के जाओगे। तो यूज करना तो तुम्हारे ऊपर है ना कि हम कहाँ कैसे यूज करेंगे। अब मॉलिक्यूल का नंबर पूछ रहा तो नंबर वाला फॉर्मूला। अब मान लिया हमने लिखा 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम नंबर के लिए लिखना चाहें तो 1 मोल में कितना नंबर होता है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। SO2 क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। तो आगे क्या लिख देंगे? मॉलिक्यूल। इसका मतलब 1 मोल SO2 में इतना मॉलिक्यूल होगा। हम चाहें तो वॉल्यूम के लिए लिख सकते हैं, गैस है ये, तो 1 मोल गैस का STP वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो अगर हमें जरूरत होगी तो इसी को लीटर में लिख सकते हैं, और अगर जरूरत होगी तो मास में भी लिख सकते हैं। SO2 गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, कितना हो गया? 64। तो अगर हम चाहें तो यहाँ 64 ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दे तब भी क्या होता है? ये भी 1 मोल है। नंबर के लिए ये भी 1 मोल है, वॉल्यूम के लिए ये भी क्या है? 1 मोल है, मास के लिए सब बराबर एक दूसरे के, ये सब एक दूसरे के बराबर है, जो मन चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। अब जरूरत अगर आपको वॉल्यूम की है तो ये ले लेना, सवाल में जरूरत अगर आपको मास का है तो 64 ग्राम ले सकते हो 1 मोल में, अगर जरूरत आपको मॉलिक्यूल की है तो इतने मॉलिक्यूल ले सकते हो। मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल होंगे ना, एटम में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल होते हैं। SO2 तो मॉलिक्यूल है तो इसमें मॉलिक्यूल का नंबर इतना होगा, सब एक दूसरे के बराबर है। हम इतने मॉलिक्यूल को इतना लीटर मान सकते हैं, इतने लीटर को इतने ग्राम मान सकते हैं, सब एक ही है। जैसी जरूरत होगी वैसा तुम एग्जाम में कर लेना, और क्या। तो ये बेटा हमने बताया डेफिनेशन वाला, मोल वोल की डेफिनेशन बता दी, 4-5 डेफिनेशन से बता दिया। अब सवालों पे मुझे आना पड़ेगा, अब हमें क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा। एक बार फिर बता दो, मॉलिक्यूलर अगर वेट लिया मैंने, मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं, अगर हमने कोई गैस का मॉलिक्यूलर मास लिया, गैस का क्या लिया बेटा? मॉलिक्यूलर मास, और तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। अबे मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल होता है कि नहीं होता है? मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में लिख दें, लिखा तो है, SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 64, हमने ग्राम में लिख दिया तो भाई मोल बन गया।
तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दें तो क्या कहलाएगा? 1 मोल। अब 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। अब कुछ बचकाने टाइप के सवाल भी आते हैं। मान लिया उसने ऐसे बोल दिया कि एक गैस है, लिखना मत, उसने कहा उस गैस के 10 लीटर में वॉल्यूम आपको दे रखा है, 10 लीटर में मास दे रखा है, सपोज कर लिया 12 ग्राम। उसने कहा 10 लीटर एक गैस का लिया गया, उसमें मास कितना है बेटा? 12 ग्राम है। कह रहा गैस का मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो मुझे पहले बताओ मॉलिक्यूलर मास में कितने लीटर होते हैं? अबे मॉलिक्यूलर मास का मतलब 1 मोल। अब 1 मोल में कितने लीटर होते हैं? 22.4। तो जब 10 लीटर में 12 ग्राम है तो 22.4 लीटर में निकाल सकते हो ना? 22.4 लीटर में निकाला, ये आंसर आ गया, डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 2.24 इंटू 12 कर लेना, यही आंसर आ गया। 10 लीटर में इतना मास, तो 22.4 लीटर में जो मास होगा वही तो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया वो क्या आया? 12 इंटू 2.24 क्या आया? ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। ऐसे भी सवाल कई बार आते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा सवाल आएगा, कहेगा कि 1 ग्राम में इतना मास है तो इतने ग्राम में कितना होगा? उसने कहा एक आइटम कोई है, कोई ले सकते हैं, कोई जो मन में आए ले सकते हैं। उसने मान लिया आपसे ऐसे बोल दिया कि 2.24 लीटर आपने गैस लिया, 2.24 लीटर गैस लिया और कह दिया उसमें बेटा इतने मॉलिक्यूल है, कोई नंबर दे दिया, उसने उसमें मॉलिक्यूल का नंबर है 6 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं, 22 मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसने कहा उसके गैस के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 1 मोल में बेटा कितना वॉल्यूम होता है? अबे 2.24 लीटर है तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2.24 मल्टीप्लाई 10 आ गया, आंसर हो गया 6 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब उसके 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल होंगे और 22.4 लीटर को ही क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हुए। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो, बिना कॉमन सेंस के कोई साइंस नहीं पढ़ सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, ऐसे सवाल बहुत सारे आते रहते हैं कि इतने लीटर का मास इतना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे बोला कितना वॉल्यूम आएगा दिमाग में? 22.4 लीटर। तो उसका मास निकाल लो, वही मॉलिक्यूलर मास है। सवाल अभी सवाल नहीं करा रहा हूं मैं, सवाल तो बहुत सारे कराएंगे हम, कुछ और चीज बताते हैं फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। बहुत तुम्हें डिटेल में बता रहे हैं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप निकलते भी जाएंगे। सवाल लगाने तो निकलते जाएंगे। आप सुनो जरा, एक बेटा मैंने वर्ड लिया एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स हैं। अरे किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स हैं उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में बेटा जितने एटम्स होते हैं उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितने आइटम हैं? अब ये तो बता दो, 3। तो इसका एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। हमने क्या लिखा है मेथेन CH4, कितने आइटम है? 4 और 1 5। एटॉमिसिटी कितनी होगी? 5। हमने लिखा C12H22O11, तो 22 और 12 34 और 11 45, कितना हो गया? 45। इसकी एटॉमिसिटी ये सुक्रोज है, सुक्रोज की एटॉमिसिटी कितनी? 45। हमने क्या लिखा है H2SO4 का एक मॉलिक्यूल कितने आइटम है? 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 5 और 2 हाइड्रोजन, 7। तो एटॉमिसिटी कितनी है? H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी है? 7 है। बात समझ में आई? ऐसे हो सकता है बेटा, कोई मॉलिक्यूल ले सकते हो, मर्जी है। अमोनिया एटॉमिसिटी कितनी है? 4। तुम कहोगे मुझे कहाँ काम पड़ेगा? काम पड़ेगा, काम पड़ेगा। एटॉमिसिटी के कहाँ काम पड़ता है तुम्हें बता दें। अगर मान लिया आपने किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का नंबर निकाल लिया, हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको आपको बेटा चेंज करना है नंबर ऑफ आइटम्स में। मॉलिक्यूल के नंबर को किसमें चेंज करना है? नंबर ऑफ आइटम्स में।
तो उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया उसे मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देना। काम पड़ेगा बेटा बहुत। अगर मान लो हमने आपसे कहा कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, और उसने कहा इसमें एटम्स कितने होंगे। ऑक्सीजन एटम नहीं पूछ रहा हूं मैं, टोटल एटम पूछ रहा हूं। उसने कहा ऑक्सीजन के वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, इसमें वाटर के एटम्स कितने होंगे। तो वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 6 मतलब 18 × 10⁻20। ये क्या आ गया बेटा, अब एटम्स बोल दोगे। अगर एटम को इसमें चेंज करना होगा तो फिर से 3 से डिवाइड कर दोगे। मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल होते हैं और बाद में मॉलिक्यूल को कई बार सवालों में तुमसे पूछता है नंबर ऑफ एटम्स, तुम निकाल आते हो मॉलिक्यूल। ये छोटी छोटी गलतियां करके तुम आते हो, पूछेगा नंबर ऑफ एटम, तुम निकालोगे मॉलिक्यूल। ठीक है, इतने मुझे काम पड़ता है। हमने मास, अब इसको समराइज करते हैं। आपने पढ़ा एक एटम का मास, एटॉमिक मास इनटू mu, एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास इनटू mu, ये पढ़ लिया आपने। फिर आपने मोल की 4 डेफिनेशन पढ़ी, नंबर के लिए, गैस के वॉल्यूम के लिए, लिक्विड के वॉल्यूम के लिए और मास के लिए। और फिर आपने एक चीज और पढ़ी, एटॉमिसिटी। बाकी तो सब कहानी थी, उसके पहले तो पूरा स्टोरी सुना रहे थे तुम्हें, है ना। लेकिन अब हम लोग मोल की डेफिनेशन पे प्रॉब्लम लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम लगाने के लिए आपको एक इंटर कन्वर्जन चार्ट आना चाहिए। प्रॉब्लम लगाने के लिए आपको हम लेकिन कौन सी प्रॉब्लम लगाएंगे, मोल की डेफिनेशन वाली। अरे पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं ना, मोल की डेफिनेशन वाले सवाल लगाने के लिए आपको बेटा एक इंटर कन्वर्जन चार्ट बता रहे हैं। हालांकि तुम्हें आता है लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, हो सकता है मतलब आता हो। इस चार्ट से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस हमने बेटा लिखा मूल, ये सेंटर पॉइंट है, चौराहे पे है। हमने यहां लिख दिया बेटा मास। मास हमेशा ग्राम में लेना। और यार मास किसी का भी हो सकता है, मास हो किसी कंपाउंड का हो सकता है, मास एटम का हो सकता है, किसी का मास हो, मुझसे मतलब नहीं मास किसका है। तो अगर आपको बेटा मास को मोल में चेंज करना है या मोल को मास में चेंज करना होगा, क्योंकि अभी बता चुका था मैं, अगर मास को मोल में चेंज करना होगा तो एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। एटॉमिक मास नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लेना, एटम होगा तो एटॉमिक मास लेना। तो अगर हम मास को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल, और अगर हम मोल को एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट भी कह सकते हो, या फिर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा, मास। अगर हम मोल को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते तो मोल में मास बन जाएगा। एटम होगा तो एटॉमिक मास लेना, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लेना। ये बेटा मैंने यहां लिखा वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस लिख दिया बेटा हमने यहां, लेकिन एसटीपी पे लेंगे। एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम आपने लिया लीटर में, मिलीलीटर में जाओ तो वो भी ले सकते हो, बाद में लीटर में बना लेंगे। गैस का वॉल्यूम आपने लीटर में लिया, या तो इसे मोल में चेंज करना होगा या मोल को गैस के वॉल्यूम में चेंज करना होगा। अगर गैस के वॉल्यूम को लीटर में लिया आपने और मोल में चेंज करना तो आप तुरंत 22.4 से डिवाइड कर देना। अगर ये मिलीलीटर में होते हैं यहाँ 22,400 ले लेना। और मोल को अगर बेटा गैस के वॉल्यूम में चेंज करना है तो आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ बेटा लिखा हुआ है नंबर। अभी नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, नंबर ऑफ एटम भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ रुपए भी हो सकता है, रुपीज, कोई नंबर हो सकता है। किसी भी नंबर को अगर आपको बेटा मोल में चेंज करना हो, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप एवोगैड्रो नंबर से बताया था ना, डिवाइड करोगे 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड करोगे। और अगर मोल को नंबर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देना, डिवीजन को उल्टा मल्टीप्लिकेशन।
अगर आपको मोल को नंबर में चेंज करना है तो बेटा इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर को मोल में चेंज करना है तो इससे डिवाइड कर देना। नंबर किसका दिया होगा? एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, या कोई और भी यूनिट हो सकती है। और यहां बेटा लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये बच गया था ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लेकिन याद रखना लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर में लेंगे एनटीपी पर। गैस का वॉल्यूम हमेशा किस में लेंगे बेटा? गैस का वॉल्यूम हमेशा किस में लेंगे? लीटर में। और लिक्विड दिया होगा, ये तुम भूल जाते हो, बार बार बोल रहा हूं मैं, लिक्विड का वॉल्यूम किस में लेंगे? मिलीलीटर में। और अगर आपको लिक्विड के वॉल्यूम को मोल में चेंज करना है तो लिक्विड का जो भी बेटा मॉलिक्यूलर वेट हो, मॉलिक्यूलर मास हो, उससे डिवाइड कर देना। जैसे वाटर का लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा, वाटर लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा है, उसने कहा 4 ml वाटर है, इसके मोल बताओ तो 4/18 मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया आपने। और अगर मोल को लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज करना हो, डेंसिटी में 1 मान के चल रहा हूं, मोल को वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में चेंज करना हो तो मॉलिक्यूलर मास से बेटा मल्टीप्लाई कर देना। ये चार्ट तुम्हारे घर पे लगा होना चाहिए जहां पढ़ते हो। हालांकि बाद में काम नहीं पड़ेगा, बहुत एलिमेंट्री चार्ट है, बहुत बच्चों वाली बात है वैसे, लेकिन आप जहां कहीं भी पढ़ते हैं वहां ये चार्ट लगा लीजिएगा। ये इंटर कन्वर्जेंस सारे सवाल इसी से निकलते हैं, 2-2 कौड़ी। देखो ये जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो वो एक्चुअली अर्थमेटिक है, इसमें फिजिक्स नहीं लगती है कि डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, फलाना कुछ नहीं। इतने से इतना तो इतने से कितना, जैसे तुमने 8th क्लास में 9th क्लास में सवाल नहीं लगाए थे कि 4 आदमी 2 औरतें एक काम को इतने दिन में करते हैं तो इतने लोग कितने दिन में करेंगे, नहीं लगाते थे? उसी टाइप का है। इतने मॉलिक्यूल का मतलब इतना मोल, तो इतने मॉलिक्यूल मतलब कितना मोल होगा, यही करना है। मतलब बहुत सिंपल अर्थमेटिक लगनी है इसमें। 8th क्लास के बच्चे को भी चार्ट बता दिया जाए तो थोड़ा बहुत सवाल लगा लेगा वो। तुम तो घर बड़े हो चुके, इंटरमीडिएट पास हो। सुनो जरा, मान लिया आपको हमने किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए, कोई गैस है उसके मॉलिक्यूल दिए और हमने उस गैस का वॉल्यूम पूछ लिया। रास्ता सामने दिख रहा है ना, आपको हमने गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए और क्या पूछ लिया? गैस का वॉल्यूम पूछ लिया। इस रास्ते में चले जाओ, पहले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देंगे इससे डिवाइड करना, क्या बन जाएगा? मोल। और जब मोल को जब गैस के वॉल्यूम में चेंज करना होगा तो इससे मल्टीप्लाई। कुछ हो ही नहीं सकता सवाल में, ऐसे ही होगा। मान लिया आपको किसी कंपाउंड का मास दिया है, मतलब कोई गैस का मास दिया है और उसने बोल दिया गैस का वॉल्यूम निकालो। रास्ता ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले गैस का जो मास दिया उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। गैस का कोई एटॉमिक मास होगा तो एटॉमिक मान ले लेना। डिवाइड करने के बाद क्या बनाया? मोल, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? वॉल्यूम। अब आपको मान लिया हमने किसी लिक्विड का वॉल्यूम दिया और पूछ रहे हैं उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। रास्ता ढूंढना पड़ता है। हमने लिक्विड का वॉल्यूम दिया और हमने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, इस रास्ते में जाओ। नंबर ऑफ लिक्विड, ये हमने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दिया, तुमने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, मोल आया, मोल को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकला है। ऐसे ही 2-2 कौड़ी के सवाल होते हैं। हालांकि धीरे धीरे हम थोड़ा और अच्छा करेंगे, तो मॉलिक्यूल के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे। अभी मॉलिक्यूल के अंदर नहीं गया, अभी ऊपर ऊपर है। बहुत आसान टाइप के सवाल होते हैं। तो इस टाइप के सैकड़ों सवाल तुम्हारी गाइड में दिए, तुम गलती से सब पता नहीं क्या करके चले आते हो एग्जाम में। ये सवाल नहीं गलत होना चाहिए बेटा। तो अब इसका मतलब ये चार्ट आपने बना लिया, अब हम लोग इस चार्ट पे पहले क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। हम घर पे भी तुम लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। अब हम लिखेंगे प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन definition of mole, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ मोल। मोल की डेफिनेशन पर जो बेटा क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ मोल। मतलब हम जितने, हम बहुत सिस्टमेटिक बता रहे हैं तुम्हें, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में इसी का काम पड़ेगा। और जब ये समझ जाओगे तो धीमे धीमे कुछ अच्छी बातें भी समझ जाओगे। हमने ग्राम मॉलिक्यूल भी बोला, ग्राम एटम भी बोला, एटॉमिसिटी भी बोला, सबका काम पड़ेगा। तो 2-3 सवाल टाइम नहीं, 2-3 सवाल छोटे छोटे करते हैं फिर अगले टर्न पर। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास हमने सवाल नंबर 1 दिया है, अब ये रिकवरी क्लास है, मैं एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा ऐसे, ठीक है, पसंद मत होना। ये प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में बेटा हम क्या करने जा रहे हैं? बहुत ही, हालांकि सवाल बोलते हुए सर हमारी इतना आसान है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर भी।
उसने कहा कैलकुलेट, मतलब इतना आसान सवाल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला पार्ट। ये ओरल क्वेश्चन है, तुम डायरेक्ट देख के बताना। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी, उसने बेटा बोल दिया यहां पर 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल होंगे, इतना वॉल्यूम दिया तो उसमें कितने मोल होंगे। और उसने बेटा यहां बोल दिया 1.5 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल ले दिया इस बार नंबर, मॉलिक्यूल्स ऑफ, चलो हमने बोल दिया यहां पर कोई बोल सकते हैं अमोनिया। ये सब बचकाने टाइप के सवाल होते हैं। क्या दिया है, वॉल्यूम, निकालना क्या है, मोल। यहां पढ़ लो, जो कमजोर दिल के लोग इधर देख लिया करें। गैस का वॉल्यूम दिया है, क्या निकालना है, मोल। किससे डिवाइड करना है, अभी गैस का वॉल्यूम दिया है 22.4 से डिवाइड कर दो, 1/4 हो गया, ये आंसर है, मोल 0.25 मोल। उसने कहा 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दिया बताओ जरा। सवाल में पहले ये ढूंढना करो दिया क्या है, मास, यहाँ लिखा है मास, तो मास को अगर मोल में चेंज करोगे तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, तो बेटा मास हो गया 5 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास जोड़ के निकालो, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, सब हो गया 5/100, मतलब 1/20 आंसर हो गया। ये लिखा मॉलिक्यूल के नंबर, ये नंबर दे रखा है तुम्हें यार, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है ना, और क्या बनाना है, मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो देख ही रहे यार, इसको किससे डिवाइड कर दो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो, 6 माना करो इसे, तो 1.5/6 कितना हो गया, 1/4 इंटू 10 टू पावर 23, बस ये आंसर है, मोल हो गए। ये 1/4 मोल हो गया, ये आंसर है। कुछ होता ही नहीं, आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें खाली इतना सोचना है कि दिया क्या है, निकालना क्या है, इन्हीं चारों में से। अच्छा, कई बार डायरेक्ट मोल दे देगा, अब मान किसी कंपाउंड का मोल दिया, उसमें नंबर निकाला, निकाल लो। किसी कंपाउंड का मोल दिया, मास निकालना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर मास से। किसी कंपाउंड के मोल दिए, गैस का वॉल्यूम पूछा, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चार्ट आप याद कर लीजिए।